हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे सिर्फ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आपको सर रोटेशनल मोशन वो अगले लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता, आप इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते अच्छे से। तो आराम से चलते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर हम लोग सेंटर ऑफ मास और कोलिजन को डिस्कस करेंगे। अब देखो, इसका पास्ट ट्रेंड ये है कि एक एक क्वेश्चन जनरली दोनों से आ जाता है। कई बार क्या होता है कि दोनों से मिला करके एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे लास्ट ईयर जो था इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है ना। वो भी मतलब इस सेक्शन का कहने लायक नहीं हो, लास्ट में चल के इम्पल्स का है वो दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के सेंटर ऑफ मास कोलिजन से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन आप लेकर के चलो कि इससे आ सकता है। अच्छा, चैप्टर जो है टेक्निकल है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट्स लेक्चर के अंदर दूंगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें प्रैक्टिस शीट में से आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करोगे। इस बार प्रैक्टिस शीट में मैंने मैच द कॉलम भी डाल दिए, स्टेटमेंट बेस भी डाल दिए, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास के अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। देखो, एक तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, जिस पे अभी हम काम करेंगे। दूसरी चीज़ आती है सेंटर ऑफ मास के अंदर शिफ्टिंग का कंसेप्ट। तो उसमें कुछ ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, उनको ध्यान से देख लेना। उससे क्या होगा, जैसे वो कैविटी वाले सवाल देखते हो ना कि हमने स्फीयर के अंदर स्फीयर काटा, शिफ्टिंग कितनी हुई, तो वो डायरेक्ट आप कर लोगे एक लाइन के अंदर बिना किसी खास दिक्कत के, ठीक है ना। सिर्फ और कंसेप्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रिक है। तो देखो, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब हम निकालते हैं तो वो निकालने का तरीका आर सी एम इक्वल्स टू सिग्मा एम आर बाय सिग्मा एम। अब अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप हर पार्टिकल का एम एक्स ले लो, मोमेंट ले लो मास का एक्स एक्सिस के साथ बाय सिग्मा एम। सिमिलरली वाई निकालना है तो वाई के साथ कर सकते हो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के भी सिमिलर फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर एक्सेलरेशन पे बेस्ड आपका प्रॉब्लम आ सकता है, मैंने रखा है, अभी दिखाऊंगा, वो भी शॉर्टकट से करना सिखाऊंगा। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट, ये कंसेप्चुअल पॉइंट ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ बॉडी के ऊपर लाई करे, ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर लाई करे, वो बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे मान लो मैंने एक रिंग ले ली, हाफ रिंग, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे तो लाई करेगा नहीं, वो जो होगा 2r/π के डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो कई सारी बॉडीज ऐसी हैं जिनका सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं है उन बॉडी के ऊपर लाई करे, अलग हटके भी लाई कर सकता है। ये भी कंसेप्चुअल में पूछ लिया जाता है। एक और चीज़, ठीक, वो चीज़ ये कि जैसे मान लो कि ये किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है और ये सराउंडेड है बहुत सारे पार्टिकल से, m1, m2 एंड अप टू सो ऑन mn। तो अगर हम इस सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पर ले लें, ठीक है ना, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं हम ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे ले लें, तो हर एक मास का जो मोमेंट है, यानी इसको जनरलाइज कर देता हूँ, r कर दे रहा हूँ, इसको r2 कर दे रहा हूँ, इसको rn कर दे रहा हूँ, तो हर एक मास का जो मोमेंट है यानी सिग्मा mr, ये चीज़ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो m1r1 वैक्टर प्लस m2r2 वैक्टर एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना, mn/rn वैक्टर का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इससे ये समझ आ रहा है कि मोमेंट ऑफ ईच मास अबाउट सेंटर ऑफ मास जब हम लेते हैं तो वो मोमेंट मिल करके 0 हो जाता है अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पर कंसिडर करते हैं। ये भी कंसेप्चुअल में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कंसेप्चुअल पॉइंट है जो डायरेक्ट थ्योरी में नहीं गिवन होते, हमें ढूंढ ढूंढ करके निकालने पड़ते हैं। अब ये कुछ रेगुलर बॉडीज़ हैं जिनके सेंटर ऑफ मास हमें याद करने होते हैं ताकि पूछे जाए तो बता दें, ठीक है ना। हर बुक के अंदर अवेलेबल, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। तो जैसे ये सर्कुलर कोन है, सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से h/4 के डिस्टेंस पर होता है। हॉलो कोन लोगे तो h/3 के डिस्टेंस पर आ जाएगा। इसी तरह रिंग है, मैंने बता ही दिया अभी, 2r/π के डिस्टेंस पर होता है। सेमी सर्कुलर डिस्क है, 4r/3π के डिस्टेंस पर होता है। हेमीस्फेरिकल शेल अंदर से खाली होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास r/2 के डिस्टेंस पर होता है। सॉलिड हेमीस्फेयर, तो सॉलिड हेमीस्फेयर का सेंटर से 3r/8 के डिस्टेंस पर होता है। तो ये कुछ रेगुलर शेप बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास हमें ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा, ये सवाल सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बेस्ड होंगे। इनमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कुछ नए प्रॉब्लम्स मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं जिनको एक एक लाइन में ट्रिक से करना सिखाऊंगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम अगर एग्जाम में फंस गया तो आप भी फंस जाओगे, ठीक है ना, और वो चाहिए नहीं हमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कैविटी का कंसेप्ट एक बार आपको समझा दूं। मान लो किसी बॉडी के अंदर मैंने कुछ पोर्शन काट करके निकाला, तो क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग हो जाती है। तो मान लो ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, कैविटी काटने से सेंटर ऑफ मास पीछे शिफ्ट कर गया। तो यहाँ हम अपनी वही मूवमेंट वाली थ्योरम लगा देते हैं कि अगर हम इन दोनों को मिला दें, कटेड ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग ऑब्जेक्ट को मिला दें, तो ओरिजिनल बॉडी तैयार हो जाएगी। तो कटेड ऑब्जेक्ट का मास mc ले लेते हैं, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का मास mr ले लेते हैं। तो सिग्मा mx का जो प्रोडक्ट होगा अबाउट ओरिजिन या अबाउट ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो 0 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। तो मास ऑफ कटेड, डिस्टेंस ऑफ कटेड प्लस मास ऑफ रिमेनिंग
डिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग, ये मिल करके मास मूवमेंट का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यहाँ से x रिमेनिंग, जिसको हम शिफ्टिंग ऑफ CM भी बोलते हैं, कि वैल्यू आ जाएगी कटेड का मास, ठीक है ना। ये हो गया कंसेप्ट वाला पार्ट, कटेड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग का मास। अब मैंने जैसा बोला, जनरली लेक्चर्स वगैरह के अंदर भी या क्लासरूम के अंदर भी हम लोग इसी से करते हैं, पूरा कंसेप्ट डिटेल से करते हैं। बट नीट एग्जाम के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के सवाल आते हैं जिनमें अगर हम कंसेप्ट लगाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे हम सवालों को 5-5, 10-10 सेकेंड के अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी रोकता हूँ, ठीक है ना, जब आएगा तब बताऊंगा। अच्छा, अब पहला सवाल जो आप देख रहे हैं ये है कंसेप्चुअल, ठीक है ना। मैच द कॉलम है बट कंसेप्चुअल है, थ्योरी बेस्ड। जो बहुत से बच्चे कहते हैं थ्योरी में कोई डेफिनेशन तो पढ़ी नहीं जाएगी इस टाइम पे, थ्योरी में यही सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपकी रिफाइन हो जाएंगी, एग्जाम के लिए परफेक्ट हो जाओगे। तो देखो, मैच द कॉलम में फर्स्ट चीज़ कह रहा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, ठीक है ना, ऑप्शंस पढ़ते हैं। 0, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इन नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, इससे कोई मतलब नहीं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एक ही चीज़ समझ आ रही है कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है, क्या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे मान लो कि ये किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है, पेन का सेंटर ऑफ मास है। अब मैं ओरिजिन यहाँ पर लूँ तो भी सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, अब मैं ओरिजिन यहाँ पर लूँ तो भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का राइट आंसर हो गया हमारा जी वाला, ठीक है ना। अब ए का आंसर जी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, रिजेक्ट करना शुरू कर दो। तो सारे नहीं सॉल्व करने, ठीक है ना। इसी तरीके से आप क्रॉस करना शुरू कर दो जो आपके ऑप्शन नहीं मिल रहे, तो इन दोनों में से कुछ होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, ए का ऑप्शन जी इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमारी टेंडेंसी क्या होती है, तुरंत बी पर चल लेते हैं, नहीं। बी का ऑप्शन चेक करो, दोनों में सेम है, तो बी सॉल्व करने से कुछ नहीं होना। बी का आंसर उसने पहले ही बता दिया, ई है, पढ़ लो। अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। तो बी का आंसर ई है, आपने ढूंढ के कोई बड़ा काम तो नहीं किया, ठीक है ना। सी का आंसर चेक करो, तो सी ऐसा टर्म है जो हमें डिफरेंट मिल रहा है, यानी सी अगर हम पहचान गए तो हमें पूरे सवाल का आंसर मिल जाएगा। ऐसे स्मार्ट वर्क करना है। तो सी कह रहा है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड। तो ये भी बहुत ही जनरल केस है कि दोनों चीज़ें, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास जहाँ सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ से mg एक्ट करता है। तो ये कह रहे हैं कब दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो ये दोनों तब कोइंसाइड करेंगे जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। और जब वेरिएबल होगी तो दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए एच वाला। अब इसमें से एच इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दो और हमारा फाइनल आंसर हमें थर्ड मिल चुका है। आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैच द कॉलम आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस शीट से भी प्रैक्टिस करो, जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा वो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट ये मैंने जानबूझ कर रखा है, बहुत सिंपल है, क्लास में भी कराता हूँ, लेक्चर में भी कराता हूँ, तो आप भी करो इसको, ठीक है ना, ताकि एग्जाम से पहले रेडी हो जाओ। तो ये कह रहे हैं 3 masses 2, 3 and 4 kg आर लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड एल दे रखी है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सारे बच्चे जानते हो, ठीक है ना, बस रिवीजन के लिए इसको रखा हुआ है। तो पहले हमने इसके कोऑर्डिनेट लिखे, ये हो गए 0,0, इसका कोऑर्डिनेट लिखा L,0, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस हो गया हमारा L/2, ठीक। और ये एंगल है 60 डिग्री, तो उस हिसाब से ये हो गया sin 60 लगा करके √3 L/2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए L/2, √3 L/2। अब हम इसका x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, बट पूछा सिर्फ x है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अब सिग्मा mx बाय सिग्मा m हम कर देते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा mx अगर हम करेंगे तो 2 × 0, ये हो गया 0 हमारे पास। अच्छा, इसे देख करके ये मत सोचना बहुत ही आसान प्रॉब्लम, आगे बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना। तो इसमें उछलने की जरूरत नहीं है, अरे बड़ा आसान है, बड़ा आसान। ऐसा होता है ना, शुरू में आसान प्रॉब्लम, अरे सर बड़ा आसान करा रहे हैं, अरे भाई धीरे शुरुआत आसान सही होती है, आगे चल करके अच्छे सवाल भी हैं। तो सिग्मा mx करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ गया, इसको सिग्मा mx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3l। नेक्स्ट हम सिग्मा mx करेंगे तो 4l/2, मैं इसको लिख रहा हूँ 2l डिवाइडेड बाय सिग्मा m, तो सब मासेस का सम 3, 2, 5, 4, 9, ये आ गया 9। तो 5l/9 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमारा राइट आंसर हो गया इसके अंदर बी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो, अब करो इसको, तो ये मुश्किल नहीं है, ये एवरेज टाइप का प्रॉब्लम है और मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से
काफ़ी टाइम से इस तरीके का वेरिएबल डेंसिटी का सेंटर ऑफ मास निकालना आया नहीं है नीट में, ठीक है ना। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देख लेना। तो आया नहीं है नीट के अंदर, इसलिए ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। ये कह रहे एक थिन रॉड है जिसकी लेंथ एल है, जिसकी डेंसिटी इस तरीके से वेरी कर रही है, हमें निकालनी है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो तरीका क्या होता है? तो तरीका ये होता है कि यहाँ से x डिस्टेंस पर जाओ, dx थिकनेस का, dm मास ले लो, dm की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा dx, लैम्डा तो दे नहीं रखा तो रो ले लेते हैं, बस डेंसिटी का सिंबल चेंज कर रखा है। थिन रॉड है ना, थिन रॉड का मतलब हो गया बहुत ही पतली फाइन रॉड। अब उसमें वॉल्यूम डेंसिटी तो होगी नहीं, लीनियर डेंसिटी होगी, बस सिंबल उसने नाम बदल दिया, रो कर दिया, तो रो इंटू डी एक्स। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका हो गया इंटीग्रल एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी एम। पूरी रॉड पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, बिना इंटीग्रेशन के आएगा नहीं। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गया, आप भी कर लो अपने आप, ठीक है ना, आप भी एक बार ट्राई करो, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो डीएम की वैल्यू हम पुट करेंगे रो डी एक्स, तो रो की वैल्यू भी डाल देते हैं इसके अंदर, तो रो नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है ना, टाइम्स एक्स टाइम्स डी एक्स, डिवाइडेड बाय नीचे भी हम डीएम की वैल्यू डाल देते हैं, रो नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर टाइम्स डी एक्स, ठीक है ना। अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं सर इससे करके कितना आएगा? भाई नीट ऐसा ही आता है, ठीक है ना। नीट में ये नहीं कि आपको आईटी एडवांस की बहुत हाई लेवल की तैयारी करके जानी है, और ये अक्सर मैंने देखा है जो बहुत हाई लेवल की तैयारी करके जाते हैं वो रह ही जाते हैं। तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना। आप कोई सा भी नीट का पेपर उठा के देख लो, जो ये बोल रहे थे 21 बहुत हार्ड है, वो बहुत हार्ड नहीं था, वो भी कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स थे। तो अगर आप कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स कर लेते हो, थोड़े बहुत शॉर्टकट्स आपकी जेब के अंदर है, आप नीट क्रैक कर लोगे। और वहीं अगर आपने बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने शुरू कर दें, नहीं हम वो भी कर लेते हैं, हम आईटी एडवांस भी कर लेते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या होगा, आपसे जो कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जाम के अंदर नहीं होंगे। ये पास्ट एक्सपीरियंस मेरा बताता है, जो बच्चे बहुत हाई लेवल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं वो बेचारे रह जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कंसेप्ट वाली चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं होते लास्ट के अंदर। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टिप है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई, ये दोनों चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से L तक, 0 से L तक, ठीक है ना। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स 0 से L, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 से L। बस अब सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये हो जाएगा x4/4, लिमिट पढ़ने पर L4/4, और ये आ जाएगा L3/3। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 3L/4। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास 3L/4 के डिस्टेंस पर है, तो राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब नेक्स्ट, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन है, आपके लेवल के लिए परफेक्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें कंसेप्चुअल भी बन जाता है कि बताओ भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, स्क्वायर के अंदर या डिस्क के अंदर। तो ऐसे टाइप का सवाल, और मैंने पहले भी कराया हुआ है, लेक्चर्स में भी कराया हुआ, क्लासेस में भी अपनी कराता हूँ, ठीक है ना। तो आप भी इसको करके जाओ, छोड़ के मत जाओ। तो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर लामिना है जिसकी साइड हमें ए दे रखी है, तो ए साइड का स्क्वायर है, और सिमिलरली ए रेडियस की ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। अब ये हमसे जानना चाहता है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी दूरी पर होगा। देखो दिक्कत क्या है, हमें इनके मासेस नहीं दे रखे, तो हमें डेंसिटी कंसेप्ट से मास लिखना पड़ेगा। तो जैसे स्क्वायर का मास मैंने m1 ले लिया, डेंसिटी इसकी सरफेस डेंसिटी होगी इनटू एरिया आपको करना पड़ेगा, एरिया स्क्वायर शीट का A² हो गया। इसका मास मैंने m2 ले लिया, डेंसिटी सेम है क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है ना, इनटू एरिया की वैल्यू मेरे पास आ गई πa²। तो आई थिंक अब आप इतने से समझ गए होंगे। अब इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मिला करके हो गया, इतना हो गया बेटा a/2, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास a। तो फाइनली ये डिस्टेंस आ गया 3a/2। तो अब सीन ऐसा है कि हमारे पास दो पॉइंट पासेस हैं, एक ये m1 और एक ये m2, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3a/2। यहाँ पर ओरिजिन ले रखा है, तो हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी होगी XCOM, ठीक है ना, तो ये दूरी हमारी, तो m1 से जब हम दूरी निकालते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट है, हर बच्चे ने पढ़ रखा है, m1 से दूरी निकालेंगे तो m2 ऊपर आएगा, m2 से निकालेंगे m1 ऊपर आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो m2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 3a/2 बाय m1 प्लस m2। अब बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, यानी जो चीज़ें कॉमन है उनको उड़ा दो। जैसे कॉमन क्या है, सिग्मा और a² दोनों कॉमन है, उड़ जाएंगे ऊपर नीचे से। तो m2 की जगह मैं डालूंगा पाई और m1 की जगह मैं डालूंगा 1, समझ गए, इससे कैलकुलेशन हो जाएगी रिड्यूस। तो m2 ऊपर है, मैंने पाई डाला, नीचे π+1 आ गया, ठीक है, सिंपल, और टाइम्स आ गया मेरे पास 3a/2। अब ऑप्शन ढूंढते हैं, तो π/π+1 तीनों में से एक भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया नन ऑफ दीज। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, और ऐसे प्रॉब्लम में कोई टाइम भी नहीं लग रहा, नीट एग्जाम के लिए परफेक्ट प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, अब मैं जो शॉर्टकट बोल रहा था अब आपको बताता हूँ। देखो, और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हर शॉर्टकट की एक वैलिडिटी और एक्सपायरी होती है। शॉर्टकट इस बेसिस पे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कि शॉर्टकट से हर प्रॉब्लम नहीं होता। बच्चे कहते हैं शॉर्टकट से हमारा प्रॉब्लम नहीं, शॉर्टकट से हर प्रॉब्लम नहीं होता, बट शॉर्टकट से वो प्रॉब्लम होता है जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है, ठीक है, ये मेन बात है। तो हम शॉर्टकट्स उन प्रॉब्लम के लिए बनाते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर फंसते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम आप सब जानते हो, हर कोचिंग के अंदर इसको कराया जाता है, मैंने भी आपको कराया हुआ है, ठीक है ना, आपने भी कहीं ना कहीं इसको ज़रूर किया होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीट के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कैविटी वाला या शिफ्टिंग वाला, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग ऑफ सीएम का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना। अब ध्यान देना, शॉर्टकट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में लगता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको एग्जाम में कहीं पे भी लगा देते हैं, फिर वो गलत करके चले जाते हैं। नहीं, शॉर्टकट बनाए जाते हैं स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशंस के लिए। तो यहाँ कंडीशन ये है, पहले मैं कंडीशन बताऊँ आपको, मैं डिस्क के लिए भी बता रहा हूँ आपको, राइट, और मैं आपको स्फेयर के लिए भी बता रहा हूँ, बट सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर इन कंडीशन को फॉलो करोगे आंसर एक लाइन में आएगा, और अगर नहीं फॉलो करोगे तो नेगेटिव मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन ये है कि एक डिस्क है कैपिटल आर रेडियस की, इस डिस्क में हम एक स्मॉल आर रेडियस की डिस्क बिल्कुल ऐसे सरकमफ्रेंस से इधर से काट करके निकालते हैं। ध्यान रखना ये यहीं से इससे छूती हुई होनी चाहिए। अगर ये डिस्क यहाँ की जगह, समझ रहे हो, ऐसे हो गई, कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, फिर हमें वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको सिखाया, सिग्मा एम एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स कटेड निकालने का, सॉरी एक्स रिमेनिंग निकालने का कंसेप्ट। तो अब ये कहता है कि अगर हम इस डिस्क को यहाँ से निकाल लें, ठीक है ना, तो मैं इसके कलर भी फिल कर दे रहा हूँ। तो ये जो डिस्क है, अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर लें, तो ये पोर्शन अगर हम रिमूव कर लें, तो बताओ ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा? तो जाहिर सी बात है, ये कटेड बॉडी है, इसका नाम मैं सी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग है, तो इस लाइन ज्वाइनिंग पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा रिमेनिंग बॉडी का सीएम, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी एक्स आर। कंसेप्ट तो वही लगाएंगे जो अभी मैंने आपको सिखाया, एम कटेड एक्स कटेड बाय एम रिमेनिंग, ठीक है ना। बट वन लाइन का जो तरीका है वो तरीका ये है, डायरेक्ट शॉर्टकट में आपको दे रहा हूँ, तो वो शॉर्टकट ये है, और बहुत सिंपल है, आराम से आपको समझ आ जाएगा कि शिफ्टिंग की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में साइन हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि शिफ्टिंग लेफ्ट साइड की तरफ हो रही है, स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स आर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया डिस्क के लिए। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, डिस्क में होती है सरफेस मास डेंसिटी, तो एरिया आएगा, एरिया मतलब आर स्क्वायर आएगा, ऐसे करके आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो स्मॉल आर स्क्वायर आर माइनस आर बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर डिस्क की जगह ये सॉलिड स्फीयर होता, और सेम कंडीशन होती है, हम कोने से एक छोटे स्फीयर को निकालते हैं, तो अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो यही शॉर्टकट बन जाता शिफ्टिंग का, ठीक है, यही शिफ्टिंग का शॉर्टकट बन जाता आर क्यूब बाय आर क्यूब माइनस आर क्यूब टाइम्स आर माइनस आर। अब इसकी अहमियत उसको समझ आएगी जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में वीक है, ठीक है ना, जिसको एम कटेड लिखना नहीं आ रहा, एम रिमेनिंग लिखना नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है प्रॉब्लम करने में, तो उनके लिए ये दो शॉर्टकट हो गए। आ जाए तो भाई चला दो, आपका सवाल सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाएगा। इसमें उतनी ही देर लगेगी जितनी सॉल्व करने में लगती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारी पहले कंडीशन चेक कर लेना, ऐसे ही काटा गया होना चाहिए, नहीं बीच से कहीं उसे उखाड़ लिया आपने उसको, फिर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी, फिर आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कंसेप्ट एंड शॉर्टकट, ही आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर, तो ये सर्कुलर प्लेट है, रेडियस आर की है, एक सर्कुलर प्लेट r/4 रेडियस की हम इसमें से कट कर लेते हैं। तो स्मॉल r की जगह r/4 आ गया, कैपिटल R r ही दे रखा है। क्या पता करना है? हमें पता करना है देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम O से कितने डिस्टेंस पर न्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट लाई। तो ये जाहिर सी बात है यहीं पर आएगा रिमेनिंग पोर्शन का, और हमें XR निकालना है। तो शिफ्टिंग का रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो शिफ्टिंग की वैल्यू हो गई माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अब स्मॉल आर कितना है r/4, तो रिजल्ट आ गया r²/16 टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यानी r/4 बाय कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी r²/16। बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बना 15r²/16। तो चेक करो, r²/16 ऊपर नीचे से कट गया, तो रिजल्ट आ गया -1/15 टाइम्स 3r/4
3 5 जा 15, तो ये कट करके -r/20 आ गया। आप देख लो आपका आंसर कितनी जल्दी आ गया। तो राइट आंसर हो गया हमारा -r/20। सिंपल। अब एग्जाम के अंदर ये प्रॉब्लम आने पर आपका गलत नहीं होगा। आई होप आप इसको, ये मैंने आपके टिप्स एंड ट्रिक्स के पोर्शन और भी मैंने वहाँ पर बता दिए हैं। ये तो बताए हैं, वहाँ पर मैंने और भी रिजल्ट्स आपको दे दिए हैं, ताकि आप एग्जाम में सवाल तो छोड़ के ही मत आओ, करके आओ, ठीक है ना। तो उसको जरूर चेक कर लेना, हाईलाइट मैंने कर दिया है। तो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग का कंसेप्ट फॉर डिस्क। अगर यही बॉडी सॉलिड स्फीयर होती तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस ये r³ आ जाता, ठीक है ना। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये 64 बन जाता। यहाँ बन जाता r³ - r³/64, तो फाइनली आ जाता -1/63 3r/4। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम उसको भी, ठीक है। तो आप चाहे स्फीयर हो चाहे डिस्क हो, आप उसको फटाफट इससे खत्म कर सकते हो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था, आई थिंक अच्छे से आ जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, अब देखो ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम भी शिफ्टिंग के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है ना। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो सुनो। इसमें बोल रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल, ये लाइज एट दिस पॉइंट। तो अब करना क्या है, हमें इन तीनों से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें पता है इन तीनों का कलेक्टिव मास यहाँ लाई कर रहा है, तो हम तीनों को इकट्ठा करके लगा देते हैं। तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 kg लाई कर रहा है 2,2,2 पर, ठीक है। आगे पोजीशन ऑफ 4th मास ऑफ 4 kg टू बी प्लेस्ड इन द सिस्टम, तो हमें एक 4 kg का मास रखना है जिसकी पोजीशन हमें निकालनी है। सवाल ढंग से पढ़ना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉब्लम पढ़ने में, करना क्या पता ही नहीं चलता उनको। तो हमें 4 kg की पोजीशन निकालनी है। अब हमने इसे सिस्टम में रखा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आएगा, ये इनके नए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो जाएगी, जहाँ हम बोलेंगे पूरा इन दोनों का सम 10 kg लाई कर रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सो दैट न्यू सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, तो ये ओरिजिन पर है। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, तो हम यूज करने वाले हैं मोमेंट मास थ्योरम, यानी क्योंकि ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है इसलिए सिग्मा mr 0 होगा, ठीक है। इससे हमारा आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो सिग्मा mr, तो पहले इसका mr लिखते हैं, तो 6 टाइम्स 2i कैप 2j कैप 2k कैप। अब दूसरे वाले का mr लिखते हैं, तो दूसरे वाले का हो गया 4 इंटू आर वैक्टर। मैं इसको सिंपली आर वैक्टर लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 0। कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना मेरे लिए। तो यहाँ से 4r वैक्टर की वैल्यू आ गई, इसको इधर लाओ, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो -12 i कैप j कैप एंड k कैप। तो ये इधर से कैंसिल हुआ और r वेक्टर की आ गई वैल्यू -3i कैप -3j कैप -3k कैप। अब हमें वेक्टर फॉर्म में तो देना नहीं है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में देना है। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखेंगे तो -3 और -3 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आप देख सकते हो फर्स्ट वाला हो जाएगा, है ना। मज़ेदार था, और हम लोगों ने अपने गिवन टाइम लिमिट में यही चीज़ें सीखनी है लास्ट मोमेंट में, और इनको प्रैक्टिस करना है जितनी, और कोई बहुत हाई लेवल नहीं करना भाई मेरे, ठीक है ना। पता चले उसके चक्करों में पड़े रहे, आपका सिलेक्शन ही रुक गया। तो ऐसे करो, जो आते हैं प्रॉब्लम वो करो एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप करके दिखाओ तो मज़ा आएगा। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा नए टाइप का भी है, और इसको करने की मैं एक सिंपल ट्रिक भी दूंगा। ये प्रॉब्लम में स्क्वायर भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कोई भी रेगुलर शेप की बॉडी भी हो सकती है। तो जो कंसेप्ट मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा नए टाइप का प्रॉब्लम है, ध्यान से सीखना, ठीक है ना, मुश्किल नहीं, आपके लेवल के लिए परफेक्ट है। ये कह रहा है 4 आइडेंटिकल पार्टिकल, तो 4 आइडेंटिकल पार्टिकल थे हमारे पास, और ये लाई कर रहे थे एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर और साइड एल, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब हमने वन ऑफ द मास इज डबल्ड, तो किसी एक मास को हमने डबल कर दिया, ठीक है ना। देन शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, तो हमें बताओ सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें बुद्धि का भरपूर प्रयोग होगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो ये देखो कि इस पहले वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, क्योंकि पूरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। तो ये था सेंटर ऑफ मास, तो इस जगह पर पूरा 4m मास लाई कर रहा था, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूज हो सकते हो। तो क्या किया हमने, पहले जो सिमेट्रिकल बॉडी थी उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर दिया उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ट्राइंगल होता तो भी ऐसे ही करते, सर्कल होता तो भी ऐसे ही करते, हेक्सागन होता तो भी ऐसे ही करते। अब कहानी आगे बढ़ती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों का टोटल कलेक्टिव मास यहाँ पर लाई कर रहा है स्क्वायर के सेंटर पर। अब आपने मान लो इस मास को डबल किया, ठीक है ना। अब इस मास को डबल करते ही जिस भी मास को आप बढ़ाओगे सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है।
अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा स्मार्ट वर्क, ठीक है ना, देखना ध्यान से। अब बहुत से बच्चे इस स्टेप में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूं आप ध्यान दो, ये चैटिंग के अंदर बकवास नहीं करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक मास को डबल कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। मैं इसमें नहीं समझाऊंगा, मैं इसमें शांत रहूंगा। मैं चाहता हूं आप अपनी बुद्धि प्रयोग करें। 4m सेंटर पर है, m इधर मैंने लगा दिया। हिल गई जनता कि ये क्या कर दिया इन्होंने, सारे हिल गए इसमें, जितने भी चैटिंग सेक्शन में बैठे हुए, क्या कर दिया यार, ये तो बड़ा खतरनाक कर दिया। मैंने क्या किया, इसको डबल करना था, बता रहा हूं ध्यान से सुनना, यानी m प्लस m करना था। अब सपोज करो ये m तो है ही है, एक m और एडिशनल डालना था। इन चारों का सेंटर ऑफ मास तो यही था, तो मैंने क्या किया, इन चारों को तो यहीं दिखा दिया और जो बचा हुआ मास है उसे यहां दिखा दिया। सपोज करो मेरे को 3 टाइम्स करना होता तो मैं 4m इधर दिखाता, मैं 2m इधर दिखा देता। देख रहे हो कितना जबरदस्त स्मार्ट वर्क है ये। मान लो मेरे को 10m करना होता, मैं आगे के सवालों की आपको नॉलेज दे रहा हूं, मान लो मेरे को 10m करना होता तो 4m इधर रखता, बाकी बचा हुआ उधर रख देता, 9m उधर रख देता, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब ये 2 पॉइंट सिस्टम बन गया, 2 पॉइंट सिस्टम बन गया, जिसमें हमारी अच्छी खासी कमांड है। L/√2 इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें अच्छी तरह पता है कि सेंटर ऑफ मास यहां से इधर कहीं पर लाई करेगा, ये इसका लोकेशन हो जाएगा। और 4m से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो m वाला ऊपर आएगा, सिर्फ एक लाइन के अंदर जवाब मिलेगा, ठीक है ना। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीख लेना। अगर हिल चुके हो तो लेक्चर को वापस से देख लेना जब खत्म हो, ठीक है ना। पर ये सवाल छोड़ के मत जाना, छोड़ के गए तो गलती कर गए। तो अब यहां से x डिस्टेंस पर शिफ्टिंग है, तो इस x का वैल्यू आ गया m/5m टाइम्स L/√2। आप देख लो टेक्निकली सिर्फ एक लाइन खर्च हुई है, तो L/5√2 इज द शिफ्टिंग ऑफ cm। शिफ्टिंग कहां से हुई, सेंटर से इधर की तरफ हुई, जिधर का मास हमने बढ़ाया। तो राइट आंसर हो गया L/5√2 के हिसाब से 4th वाला। तो एक मजेदार और एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, कहा था ना धीरे धीरे लेवल उठता है। तो वो तूफान से पहले की खामोशी थी जो आप फर्स्ट वाला सवाल देख रहे थे, वहाँ उछल रहे थे, अरे बड़ा आसान है, अब आ जाओ, अच्छे सवाल आ गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ओके, अब ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें हमें 2 मासेस दे रखे होते हैं, एक्सेलरेशन निकालना होता है सेंटर ऑफ मास का। तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, या वेलोसिटी निकालनी होती है सेंटर ऑफ मास की। तो इसको करने का तरीका ये है कि जैसे मान लो ये m2 है, अब इसमें कौन m2 है कौन m1 है, भारी कौन है, ये भारी है, तो मैं इसको m2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं m1 नाम दे देता हूँ, और m2 इज ग्रेटर दैन m1, ठीक है। तो टेक्निकल तरीका ये होता है कि ये ऊपर भागेगा, ये नीचे भागेगा, आप पहले a का वैल्यू निकालो। तो a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, अच्छा सॉरी ये भारी है ना, तो ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाएगा, और ये हल्का है तो ये ऊपर जाएगा। तो अब आप क्या करते हो, पहले a का वैल्यू निकालते हो, यानी इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालते हो अपना लॉज ऑफ मोशन लगा करके। तो इस a की वैल्यू आती है m2 - m1 बाय m2 + m1 × g। फिर क्या करते हो आप, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हो, m1a1 + m2a2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, उसके अंदर वैल्यू डालते हो। तो ये हो जाता है प्रोसीजर लंबा, 1 लाइन। तो इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट ही है, क्योंकि अब इसकी क्यों शॉर्टकट बनाई, आप देख लो उठा करके अपनी हिस्ट्री, नीट की हिस्ट्री, कितनी बार आया हुआ ये प्रॉब्लम, कितना अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, कितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलता है ये। तो ऐसे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है माइनस, माइनस और प्लस हम अपनी तरफ से लगाते हैं, ये बताता हूँ कैसे लगाते हैं। m2 - m1 बाय m2 + m1 का होल स्क्वायर टाइम्स t, ये हो गया 1 लाइन का तरीका, ठीक है ना। तो अब आपको परेशान होने, ये प्रैक्टिस से आ जाता है, रटने को नहीं बोल रहा, ये प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छा आ जाएगा, और नहीं है तो फॉर्मूला है ही पूरा 3 4 5 स्टेप का, लगाओ उसको, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आ गया। अब प्लस माइनस लगाने का तरीका क्या है, तो चेक करो भारी वाला मास कौन है। तो जैसे ये भारी है, ठीक है ना, ये नीचे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट भी नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। अगर ये सपोज करो इसमें हमारा भारी वाला मास ये वाला होता है, ठीक है ना, तो ये नीचे की तरफ जाता है, तो भारी वाला मास बेसिकली नीचे ही जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना ही होना है। तो मैं प्लस भी हटा दे रहा हूँ और मैं फाइनली इधर माइनस ही लिख दे रहा हूँ। माइनस इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमेशा हैवी मास डोमिनेट करेगा, वो उसको नीचे की तरफ ही लेके जाएगा, ऊपर तो उड़ने से रहा वो, ठीक है ना, तो माइनस ही आएगा। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस m2 - m1 2 - 1 बाय 2 + 1 का होल स्क्वायर टाइम्स t, तो -g/9, वेयर माइनस साइन शोज कि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो आपका एक लाइन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई। तो राइट आंसर हमारा हो गया इसके अंदर g/9 और ये।
अब सपोज करो हमसे वेलोसिटी पूछी गई होती है सेंटर ऑफ मास की, तो हम उसके लिए यूज करते v इक्वल्स टू u प्लस at। तो मान लो 2 सेकंड के बाद हमसे बोलता कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, हाँ उसके लिए इनिशियल का होना जरूरी है। मान लो इनिशियली वो बोले रेस्ट पर है तो अच्छी बात है, इनिशियली वो बोले चल रहा है तो u c m निकालना पड़ेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2 करके, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी मान के चल रहा हूँ इनिशियली रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी निकालने का तरीका हो गया माइनस g/9 इंटू टी, ये हो गई वेलोसिटी। मान लो बोले सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो अब आप यूज कर लो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आपका ये फुल फ्लैश्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब अगर इसकी जगह एक और एग्जांपल मैं इधर करा रहा हूं, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये वाला है। अब इसमें अपने पास कोई शॉर्टकट ही नहीं है, शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ इस वर्टिकल वाले के लिए जो सबसे ज्यादा आया। अब यहां क्या करना है, यहां अपना वही मैनुअल वर्क, यहां पर आपको वही a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू हो गई हमारी m1g बाय m1 प्लस m2, ठीक है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, वेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि एक एक्सिस x एक्सिस पर है, एक y एक्सिस पर है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ गया m1a माइनस j कैप, ठीक है, प्लस m2a i कैप बाय में m1 प्लस m2। अब आप इसके अंदर a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आई थिंक मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया और मेरे ख्याल से मैंने आपको शॉर्टकट भी समझा दिया। तो अब आप हर एंगल से परफेक्ट हो, जब जैसी सिचुएशन है वैसा एग्जाम में रिएक्ट करना है, छोड़ के नहीं आना बस, ठीक है ना। चलते आगे। ओके, नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ मास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, सबसे ज्यादा हिस्ट्री में सवाल आए हैं, वो है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। कंसेप्चुअल भी आए हैं, तो मैन बोर्ड के न्यूमेरिकल भी आए हैं, रिकॉइल का प्रॉब्लम भी आया है, एक्सप्लोजन इन मिड एयर का भी प्रॉब्लम आया है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम इस सिचुएशन में। तो आइसोलेटेड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको छोड़ के नहीं जाना सेंटर ऑफ मास के अंदर। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इंटरनल फोर्सेज होती हैं, म्यूचुअल फोर्सेज होती हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है। पार्टिकल अगर चल रहे होते हैं तो म्यूचुअल फोर्स के कारण, म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स के कारण चल रहे होते हैं, जो कि पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर पार्टिकल के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है, ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम्स का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है। ऐसे सिचुएशन में इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी होती है उतनी फाइनल वेलोसिटी होती है, बड़ा केयरफुली वॉच करना पड़ता है। अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो फाइनली हमेशा ही रेस्ट पर रहेगा, चाहे पार्टिकल क्यों ना चल रहे हों, ठीक है ना। पार्टिकल चल रहे होंगे बट उनके मूवमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमेशा केयरफुली वॉच करना होता है और इसी पे सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। तो देखो लिखा भी हुआ है, इफ इनिशियली COM इज एट रेस्ट फाइनली ऑल्सो एट रेस्ट, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम के स्पेसिफिक एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। तो इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है पूरे के पूरे सिस्टम का। अब इसके अंदर हमारे पास आता है गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम में क्या होता है, अब हमें पता है कि गन बुलेट सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं, बट क्या होता है जब रिलेटिव मोशन होता है ना तो स्टूडेंट को मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो वन लाइन का तरीका, तो जैसे मान लो ये बुलेट है, बुलेट यहाँ से फायर हुई आगे और गन रिकॉइल करी पीछे, तो अगर आपको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है तो ये आती तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ही है, ठीक है ना। बट उसका वन लाइन का तरीका ये है कि अगर आप रिकॉइल वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो मेरा डायरेक्ट शॉर्टकट है माइनस सिग्मा एम वी बाय एम प्लस सिग्मा एम। अब इसको केयरफुली वॉच करना, सिग्मा एम हो गया बुलेट का मास। ये बुलेट का मास नीचे तब आता है, यहां पर ये सिग्मा एम तब आता है जब हम बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी ले रखे हो, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको मजल वेलोसिटी भी बोलते हैं, अगर वो गिवन हो तो बुलेट का मास नीचे आएगा, ठीक है ना। और अगर बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इसे आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मैं ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो देखो, बुलेट v वेलोसिटी से फायर करी गई, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, और गन रिकॉइल कर रही है vr से। तो हमने लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन pi इक्वल्स टू pf। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था, फाइनली अगर मैं लिखूं तो माइनस एम वी प्लस कैपिटल एम वी आर, यहां से वी आर की वैल्यू आप देख लो, ये आ गई एम वी बाय कैपिटल एम। कोई स्मॉल एम का टर्म यहां नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहां बुलेट की जो वेलोसिटी दे रखी है वो हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है। अगर यही वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन दे रखी होती तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से पहले हमें इसकी एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी पड़ती है रिलेटिव के कंसेप्ट से। प्रोसीजर लेंथी हो जाता है, स्टूडेंट फंस जाता है। इसलिए मैंने ये शॉर्टकट बना दिया कि यार इसको लगा लो,
ठीक है ना। अब जैसा भी होगा वैसा काम चल जाएगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है तो बुलेट का मास नीचे डाल दो, और अगर एक्चुअल वेलोसिटी दे रखी है तो कोई मास नहीं आएगा, ठीक है ना। इवन दो ये एक नहीं 1000 बुलेट फायर कर रहे हो तब भी एक लाइन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि 1000 बुलेट फायर करने पर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने में क्या होगा, दम निकल जाएगी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन में करने का तरीका ये है कि इसमें जितने भी हैं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मैन बोर्ड सिस्टम, अब मैन बोर्ड सिस्टम भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्सेलरेट नहीं करता। इनिशियली अगर रेस्ट पर है तो फाइनली भी रेस्ट पर रहता है। तो क्या होता है, जब मैन इधर से चलता है तो बोट पीछे आती है, दोनों फाइनली अपने ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास पे मिलते हैं। तो हर एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइनली कोलाइड करते हैं अपने सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है ना, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड रहता है। तो मैन बोर्ड सिस्टम में भी अगर आप रिकॉइल निकालना चाहते हो, सिमिलर तरीका है, माइनस सिग्मा एम एक्स बाय एम प्लस सिग्मा एक्स। अब ये हो गया मैन का मास मोमेंट, ठीक है ना, यानी एम एक्स का प्रोडक्ट। अब अगर ये एक्स यानी मैन का डिस्प्लेसमेंट आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं, तो नीचे सिग्मा एम में कुछ पोर्शन नहीं आएगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपने विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड देखा है, कैसे देखा जाता है अभी सवाल में दिखाऊंगा, तो नीचे मैन का मास आएगा, जैसे मैंने यहाँ प्रूव किया। तो बस केयरफुली वॉच करना है कि रिलेटिव मोशन दे रखा है या एक्चुअल मोशन दे रखा है। अगर एक्चुअल है तो नीचे मास नहीं आएगा, अगर रिलेटिव है तो नीचे मास आएगा। दैट्स इट, बस इतनी सी चीज़ आप समझ गए। ये मैंने फेज़ 1 में भी कराई हुई है, फेज़ 2 में भी कराई हुई है, KTS में भी करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आपका ये स्ट्रांग हो जाना चाहिए, और इसके जितने सवाल लगा सकते हो लगा जरूर लेना, छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लोजन इन मिड एयर का कंसेप्ट। तो एक्सप्लोजन वाले कंसेप्ट में भी शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक्सप्लोजन में दो केसेस बनते हैं। एक तो ये पार्टिकल है, ये रेस्ट पर था, और ये रेस्ट पर ग्राउंड पर ही ये क्या क्या एक्सप्लोड कर गया दो फ्रैगमेंट में। तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है ना, m1 से ये m2 मास का। तो अब हम करेंगे क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है। तो इनिशियल हो गया 0, फाइनल में हमारे पास आ गया m1v1 प्लस m2v2। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2 करके, ठीक है ना, मतलब फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो इन दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो ये तो हो गया एक्सप्लोजन इन मिड एयर का एक्सप्लोजन का सिंपल कंसेप्ट। मिड एयर वाला भी नहीं बताया, वो आगे बताता हूँ। नेक्स्ट, अब मान लो ये तो दो फ्रैगमेंट में टूटा, मान लो ये m मास 3 फ्रैगमेंट में टूट गया इस तरीके से, m1 m2 और m3। ये इनिशियली रेस्ट पर था, ये इधर उड़ा, ठीक है ना, ये इधर उड़ा और ये इधर गया। अब सीन क्या होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 रहना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें जनरली क्या होते हैं, ये दोनों पार्टिकल ऐसे दे रखे होते हैं कि 90 डिग्री पर उड़ रहे हैं, ऐसा होता है, और सवाल भी दिखेगा आपको। तो अगर ये दोनों फ्रैगमेंट हमें 90 डिग्री पर दे रखे हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना मोमेंटम का, इसका उसके अपोजिट होगा, तभी तो नेट एक साथ मिल करके 0 हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका मोमेंटम m3v3 इक्वल्स टू रूट अंडर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो px² प्लस py² लगा सकते हो, m1v1 का होल स्क्वायर प्लस m2v2 का होल स्क्वायर। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन के अंदर थर्ड पार्टिकल की स्पीड निकाल सकते हैं। ये हो गया इसका सिंपल सा तरीका। सिमिलरली एक्सप्लोजन इन मिड एयर का कंसेप्ट है। मिड एयर में बस खाली इतना होता है कि हम यहां से पहले प्रोजेक्टाइल की तरह उसको लॉन्च करते हैं थीटा एंगल पर, और तब जाकर के ये हवा में मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो इसका एक्सप्लोजन होता है। अब मान लो ये 2 फ्रैगमेंट में टूटा या 3 फ्रैगमेंट में टूटा, तो हमें अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना होता है। मान लो 2 फ्रैगमेंट में टूटा, ठीक है ना। तो अब ये जो 2 फ्रैगमेंट्स हैं, वापस से बना रहा हूं, अब इन 2 फ्रैगमेंट में एक फ्रैगमेंट के बारे में तो दे रखा होता है कि या तो वो गिर गया या फिर वो अपने रिट्रेस कर गया पाथ को, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं हो आपको गिवन होगा। तो अगर ये जस्ट फॉल डाउन तो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी 0, हमें दूसरे की वेलोसिटी निकालनी होगी। ये वेलोसिटी y की तरफ तो हो नहीं सकती, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम x पर है तो फाइनल मोमेंटम भी x पर रहना चाहिए, यानी बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लगाया mu cos थीटा, एक का तो 0 हो गया और इसका हो गया m2v2। तो यहां से हमने v2 को पकड़ करके निकाल लिया। एक और मजेदार बात, ये ऐसे फॉल करेगा, ये ऐसे जाएगा, बट इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो जिस पाथ में चल रहा था उसी पाथ में जाएगा और यहां जाकर के गिरेगा। समझ गए। तो मान लो ये m1 गिरा और ये m2 गिरा, ये थोड़ा सा और एडवांस चल रहे हैं। यहां से इसका डिस्टेंस x2 है, यहां से इसका डिस्टेंस x1 है, तो m1 x1 की वैल्यू m2 x2 के बराबर होगी, ठीक है ना। अब ये x1 बिल्कुल रेंज का आधा है, r/2 है, तो आपने इधर तुरंत डाला m1 r/2 इक्वल्स टू m2 x2,
आप यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी दूसरा वाला पार्टिकल कितने दूरी पर गिरा वो भी पता कर सकते हो। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का सवाल बनता है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। तो अब आपके ये सारे कंसेप्ट मैंने एक एक करके कुछ शॉर्टकट से बताए, कुछ मैंने कंसेप्ट आपको बताए, ये क्लियर हो जाने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, पढ़ो। ये कह रहा है टू पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली रेस्ट पर है, फट से यूसीओएम 0 कर लिया, मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर अ म्यूचुअल फोर्स। तो हमें साफ साफ दिख गया, जहां ये शब्द मिल जाए म्यूचुअल फोर्स, वहीं दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो सिस्टम आइसोलेटेड है। अब सिस्टम आइसोलेटेड है तो कंसेप्ट अपने हाथ में कि एक्सेलरेशन 0 होगा, VCOM UCOM के बराबर होगा, ठीक है, और UCM तो 0 है तो VCOM भी 0 होगा। अब वो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको थोड़ा बहलाएगा फुसलाएगा, कहेगा स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ जब पार्टिकल ए की V हो, पार्टिकल बी की 2V हो। मैं कहता हूँ जितनी भी हो, अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो हमेशा ही वो रेस्ट पर ही रहेगा, फिर चाहे ए की कितनी भी दे रखी हो, बी की कितनी भी दे रखी हो, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो राइट आंसर हो गया इसका बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर, पढ़ो। टू स्केटर ए एंड बी 50 kg एंड 70 kg रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, स्टैंड फेसिंग ईच अदर 6 मीटर अपार्ट। तो ये एक स्केटर है, ये दूसरा स्केटर है, S1 S2 ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस के ऊपर खड़े हुए, दे पुल ऑन अ रोप, तो ये रोप की पुलिंग हो रही है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से सिस्टम आइसोलेटेड है, क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो टेंशन वाली फोर्स है, आप देख लो। ग्राउंड तो पूरी तरीके से स्मूथ है और पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड रहेगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ फार डज ईच मूव बिफोर दे मीट। तो ये मिलेंगे कहां पर, ये मिलेंगे अपने सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि वो फिक्स्ड एक जगह पर रहना है। तो ये कितना डिस्टेंस चला, ये x1 ले लो और इसको x2 ले लो। तो आपको क्या निकालना है, हाउ फार डज ईच मूव। तो हम x1 और x2 दोनों की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो x1 की वैल्यू हो गई m2 x डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब m2 हो गया दूसरे स्केटर का मास, जो कि हो गया 70, नीचे आ गया 120, और दोनों के बीच का डिस्टेंस था 6, तो ये हो गया 3.5 मीटर। तो फर्स्ट स्केटर 3.5 मीटर गया। अब दूसरे के लिए फॉर्मूला चलाने की जरूरत ही नहीं है, 6 में से माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 2.5 मीटर। तो राइट आंसर हो गया 3.5 मीटर एंड 2.5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। सिंपल। तो ये इस तरीके के सवाल सीख करके जाने हैं। नेक्स्ट, ये बुलेट वाला सवाल आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है बुलेट ऑफ मास 125 ग्राम लीव्स अ राइफल विद वेलोसिटी इतना। तो हमेशा मैंने बोला है जब भी बुलेट वाला सवाल है चेक कर लो, मैन बोट वाला सवाल है चेक कर लो, रिलेटिव है या एक्चुअल है चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये बुलेट की वेलोसिटी में दे रखी है 500, कहां से दे रखी है, कुछ नहीं लिखा। तो जब कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है ना, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ली जाती है, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ली जाती है। अब ये हमें कैसे पता चलता कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो वो शब्द यूज करता मजल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर मजल यूज करा तो वो रिलेटिव वेलोसिटी है, और अगर बोला कि बुलेट की ये वेलोसिटी और कुछ भी नहीं बोला, दैट मींस वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब हमें ये तो पता है कि बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है। राइफल रिक्वायर्स विद वेलोसिटी इतना, तो राइफल की रिक्वायल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें दे रखी है 500 मीटर पर सेकंड। करना क्या है, फाइंड द मास ऑफ राइफल। तो राइफल का मास निकालना है। तो सिंपल, वी आर सिग्मा एम वी बाय एम प्लस सिग्मा एम लगाया। हमने देखा कि हमें बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी दे रखी है, तो नीचे बुलेट का कोई मास नहीं आएगा, तो रिजल्ट बनेगा वी आर माइनस एम वी बाई एम, ठीक है। अब माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि बुलेट जहां जाएगी गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। हमें इनके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वी आर जो है वो 5 है, तो साइन के साथ पुट करोगे तो -5 यहाँ डाला जाएगा। तो -5 माइनस क्यों आया, क्योंकि इसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये फिर नेगेटिव होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब बुलेट का मास अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो बुलेट का मास 125 ग्राम है, 10 की पावर -3 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम हो गया हमारा गन का मास जो कि हमें निकालना है, ठीक है ना, टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट विच इज 500। अब देखो ये माइनस गया, ये यहाँ पर 100 आ गया, और एम की वैल्यू बहुत ही सिंपल आ गई 12.5 ग्राम, तो 12.5 किलो की गन है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो गया इसके अंदर सेकंड वाला। अगर यही सवाल में ये बुलेट की मजल वेलोसिटी गिवन होती, मैं लिख देता हूँ, छोड़े क्यों, तो इफ 5, ये सेकंड पार्ट है एडिशनल मेरी तरफ से, इफ 500 मीटर पर सेकंड इज मजल वेलोसिटी,
देन फाइंड आउट। तो अब वी रिक्वाइल फॉर्मूला तो वही है, माइनस सिग्मा एम वी बाई एम प्लस सिग्मा। वी रिक्वाइल की वैल्यू -5 माइनस मास ऑफ बुलेट 125 इंटू 10 की पावर -3, वेलोसिटी 500 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया m जो कि पता नहीं, प्लस 125 इन 0.125 लिख देता हूँ। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम। तो माइनस गया और ये फाइनली m प्लस 0.125 की वैल्यू आ गई 12.5। ठीक है, अब आप m की वैल्यू लिख लो, तो 12.5 माइनस 0.125। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये केजी में मास आ जाएगा जब मजल वेलोसिटी गिवन हो। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बता दिए गन बुलेट के, अब आप ये गलत तो नहीं करके आओगे। ठीक है ना, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो मैन बोर्ड का केस आ गया, अब पढ़ो उसको। तो ये कहता है, जनरली इसमें ये लैंग्वेज होती है, मैन एक एंड से दूसरे एंड जाता है। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैन को लग रहा है वो एक एंड से दूसरे एंड जा रहा है, बोर्ड स्मूथ सरफेस के ऊपर है। अब मैं भी अगर एक स्मूथ सरफेस के ऊपर हूँ, ठीक है ना, जैसे मान लो मेरा हाथ स्मूथ है, तो मैं अगर आगे जा रहा हूँ तो मेरे फोर्स की वजह से हाथ पीछे भी तो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक एंड से दूसरे एंड गया, तो ये मेरे को लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोट लग रहा है, तो ये चीज़ कहलाती है रिलेटिव मोशन। ठीक है ना, तो पढ़ो लैंग्वेज। ये कह रहा है वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg, तो हमें इस प्लैंक का मास दे रखा है 20 kg, इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, मैन ऑफ मास 60 kg, तो ये रहा मैन जिसका मास है 60 kg। स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ प्लैंक टू द अदर एंड, तो ये यहाँ से यहाँ जाता है, तो ये ग्राउंड से नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड से देखेंगे तो ये इतना चल ही नहीं पाएगा, बोट भी तो पीछे आ जाएगी, तो ये एक्चुअली में कुछ कम चलेगा, वो हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है ना, एक एंड से दूसरे एंड जाना, ये कब दिखाई देगा, जब विद रिस्पेक्ट टू बोट ऑब्जर्व करेंगे, तो इसको बोलते हैं एक्स रिलेटिव। तो एक्स रिलेटिव की वैल्यू हमें 10 मीटर दे रखी है। ओके, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक ओवर द फ्लोर व्हेन द मैन रीचेस द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। तो शुरू कर देते हैं, और इसमें मैंने आपको कई बार भी बताया हुआ है, एक नहीं 1000 आदमी ले आओ, चला दो इसके ऊपर, सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम, सबका mx लेते जाएंगे, जिसका रिलेटिव मोशन गिवन है उसका मास आएगा, जिसका नहीं गिवन है नीचे उसका मास नहीं आएगा, ये सिंपल फंडा है। तो एक्स रिक्वाइल की वैल्यू हो गई माइनस सिग्मा एम एक्स बाय एम प्लस सिग्मा एम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस सिग्मा एम एक्स में ये रहा पर्सन और ये रहा इसका एक्स रिलेटिव, तो 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय m हो गया बोट का मास, प्लस क्योंकि रिलेटिव दे रखा है तो 60 नीचे आएगा, तो सिंप्लीफाई किया 600 हो गया, और नीचे मेरे पास आ गया डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 7.5। तो बोट का जो रिक्वाइल होगा वो 7.5 मीटर पीछे की तरफ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आराम से आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हाँ देखो, अब हम आ गए वो फ्रैगमेंट वाले प्रॉब्लम, फटाफट से उड़ाते हैं इसको, कंसेप्ट आप सीख ही चुके हो। तो ये कह रहा है शेल ऑफ मास 20 kg, तो इसका मास हमें दे रखा है 20 kg, एट रेस्ट एक्सप्लोड इन 2 फ्रैगमेंट, ठीक है ना, जिनके मास रेशियो में दे रखे हैं 2:3। तो अगर मैं इसका मास लिखूं तो ये आ जाएगा 2/5 ऑफ 20, ये अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिख लिया। इसका मास लिखेंगे तो 3/5 इंटू 20 आ जाएगा। अब ये कह रहा है द स्मॉलर फ्रैगमेंट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, तो ये इधर चल रहा है मान लो 6 मीटर पर सेकंड से, तो ये इसके अपोजिट जाएगा रिक्वाइल करता हुआ। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो दोनों के मोमेंटम इक्वेट कर देते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया 2/5 इंटू 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 3/5 इंटू 20 इंटू वी। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने उसको डिवाइड ही नहीं किया था। तो वी का वैल्यू मेरे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो वी आ गया मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड। अब जानना क्या चाह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रैगमेंट। तो स्पीड नहीं जानना चाह रहा, लार्जर फ्रैगमेंट की काइनेटिक एनर्जी इसको चाहिए, तो कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ। अब मास की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसका मास आ गया 12 का 12 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया इंटू वी स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। तो ये आ गया 8 और फाइनल आंसर आ गया 96 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी फ्रैगमेंट हमारे पास आ गई 96 जूल, राइट आंसर ए वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, पढ़ो। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो प्रोजेक्टाइल वाला केस यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। आप खुद भी ट्राई करते जाना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट विद मास रेशियो 2:1:1। तो 3 पार्ट वाला सीन आ गया यहाँ पर। द पार्ट्स ऑफ इक्वल मास मूव एट राइट एंगल, तो ये इक्वल मास वाले पार्टिकल जो है एम ले लेते हैं इसको हम, ये राइट एंगल पर चलते हैं, ओके। विद इक्वल स्पीड हम v ले लेते हैं इसकी, ठीक है ना। देन द स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट आफ्टर एक्सप्लोजन विल बी, थर्ड पार्ट का मास 2m है, इसकी स्पीड v डैश। अब कैसे लगाओगे कि इसका मोमेंटम इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, खत्म, एक लाइन के अंदर खेल, ठीक है ना। तो इसका मोमेंटम हो गया 2m v डैश,
इक्वल्स टू इन दोनों के मोमेंटम का रिजल्टेंट हो गया 90 डिग्री पर है, तो √2 mv। आप देख लो कितनी आसानी से मेरे पास आंसर आ गया v/√2। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करनी है। अपने जो कंसेप्ट है, जो शॉर्ट कंसेप्ट है, जिनसे ही प्रॉब्लम आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी परफेक्टली रिवाइज हो जाएंगी। यही हमें इस क्रैश कोर्स के अंदर करना है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट ही कह रहा है शेल इज फायर्ड फ्रॉम गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अब ये आ गया हमारा प्रोजेक्टाइल वाला प्रॉब्लम। तो यहाँ से एक शेल को फायर किया गया 300 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री की वेलोसिटी पर। अब शेल पहुंची हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है ना, पढ़ो आगे। इट एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रेगमेंट व्हेन इट रीचेज एट हाईएस्ट पोजीशन। तो हाईएस्ट पोजीशन पे पहले इसकी स्पीड लिखी u cos थीटा हो गया हमारा 1/2, तो 150 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी स्पीड। एक और डायग्राम बना लो। यहां पर ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ। ठीक है ना, अब इन 2 पार्ट के बारे में क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द 2 पीसेस इज 1:3। तो इसको m ले लेते हैं और इसको 3m ले लेते हैं। इफ स्मॉलर पीस स्टॉप्स इमीडिएटली, तो मैं क्या करता हूँ, नोटेशन चेंज कर दे रहा हूँ, इसको 3m कर दे रहा हूँ, इसको m कर दे रहा हूँ। मेरे लिए इसको रोकना आसान हो जाएगा, ये सीधे यहाँ गिर पड़ेगा। तो 3m वाला कहाँ जाएगा, तो 3m वाला तो अपनी जैसी जर्नी थी वैसी कंटिन्यू करेगा। सेंटर ऑफ मास अपना जो ओरिजिनल पाथ था वही फॉलो करेगा। पता क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द अदर। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमसे सिर्फ स्टेज 1 की वेलोसिटी ही पूछी जा रही है, जो मोमेंटम कंजर्वेशन से आसानी से हम दे देंगे। अब देखो, इसे 3m लिया, इसे m लिया, तो ये टोटल हो गया 4m। लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन। तो 4m इंटू 150 इक्वल्स टू 3mv प्लस 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया v का वैल्यू 200 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता चल गया दूसरे वाले फ्रैगमेंट की जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकंड है। राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। सपोज करो अगर हमें इसमें ये पता करना होता है ये कहाँ गिरा, तो हमें पता है ये कहाँ गिरा। देखो अब मैं इसको भी बता देता हूँ, ये जो स्टेज 2 का सवाल इसके अंदर होता है, तो ये पता है r/2 डिस्टेंस पर गिरा। कौन, m वाला। तो 3m वाला यहाँ पर गिरा, कितने डिस्टेंस पर, x ले लो। अब आप मास मूवमेंट 0 कर दो। ठीक है ना, तो m इंटू r/2, ये पोजीशन निकालने का तरीका हो गया 3m इंटू एक्स। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई r/6। r यानी रेंज हो गई। रेंज आप कैलकुलेट करना जानते ही हो, u² अपना 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से अब आपका सारा फुल पावर पैक्ड रिवीजन हो गया इसमें शेल के एक्सप्लोजन तक का। नेक्स्ट अब हम आते हैं कोलिजन के पार्ट पर। अब देखो कोलिजन का लास्ट ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, वो इम्पल्स वाला आया था, उसे यार कोलिजन क्या कहें, वो बाउंसिंग वाला कंसेप्ट बोल दो उसको सिंपल सा। तो एक तो सेंटर ऑफ मास नहीं आया, तो इस साल आ सकता है आपका सेंटर ऑफ मास का, छोड़ के नहीं जाना। ठीक है ना, कोलिजन के बेसिस पर वो बाउंसिंग वाला कंसेप्ट आ गया। तो बाकी हम इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये हो गया 1 डायमेंशन का कोलिजन। ये आप सब अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं u1 u2 से चल रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, तो ऐसे में इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। रेस्टिट्यूशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1 और अप्रोच हो गया u1 माइनस u2। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो कंजर्व्ड रहती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी के फॉर्म में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में नहीं होता। ये बेसिक है, आप जानते हो। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम रहेगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, हम इनकी फाइनल वेलोसिटीज निकाल लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी के स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आई होप इस टाइम पर आपको याद होने चाहिए और होंगे भी आपको याद। तो अगर हमें फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। लाइकवाइज सेकंड बॉल के लिए हो गया। ठीक है ना, अब बहुत ध्यान देना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो आपको u1 u2 v1 दे रखा है और v2 पूछा गया है, तो हम कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे फॉर्मूला लगाने की, हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके एक लाइन में दे देंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क टाइम पे करते चलना है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब इसमें 1 डायमेंशन कोलिजन में एक स्पेशल केस ले लेते हैं। बाकी तो आप जानते हो अगर दोनों आइडेंटिकल हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, एक बहुत हैवी हो और एक बहुत लाइट हो, तो ऐसे में लाइट वाला पार्टिकल जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, अगर हैवी वाला रेस्ट पर है, हैवी चल रहा हो और लाइट से टकराए तो लाइट वाला डबल स्पीड से आगे की तरफ जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बेसिक अपना किसी भी बुक के अंदर देख सकते हो। अब जो स्पेशल चीज़ है वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि मान लो मेरे पास ये m1 वाला पार्टिकल है, ये u से चल रहा है और ये m2 वाला पार्टिकल रेस्ट पर है। ठीक है ना, तो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ट्रांसफर्ड 2 सेकेंड, इस पे प्रॉब्लम आया था 2019 में। मतलब टक्कर खाने के बाद
का सीन तो ये है कि ये V1 से चल रहा है, ये V2 से चल रहा है, तो इसकी कितनी फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हुई है, ठीक है ना, ये कैसे निकाला जाए। तो ये कंसेप्ट तो यही होता है कि इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल कर लो, तो पता चल जाएगा कितना दूसरे में गया है। और सॉल्व करने के बाद जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो 1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो ये वो फ्रैक्शन है फर्स्ट वाले का जो सेकंड में ट्रांसफर होगा। कई बार पूछ लेते हैं रिटेन्ड कितना होगा, मतलब कितना बचा रहेगा। तो रिटेन्ड निकालना है तो बस खाली आप ये 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ये 1 माइनस वाला पोर्शन हटा दो, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन रख लो, तो ये रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और इतना रख दो तो ये फ्रैक्शनल ट्रांसफर्ड हो जाएगी। इस पर हम न्यूमेरिकल आगे लगाएंगे। तो ये हो गया 1 डायमेंशन। अब यही कोलिजन अगर 2 डायमेंशन में हो तो उसको ग्लांसिंग कोलिजन भी बोलते हैं। तो जैसे ये m1 पार्टिकल है, या m मास का, चलो m1 ही ले लेता हूँ, m1 मास का पार्टिकल है, u वेलोसिटी से चल रहा है, m2 मास के पार्टिकल से टकराता है, ठीक है ना, और कोलिजन इसका ग्लांसिंग होता है, तो ये दोनों v1 v2 से चले जाएंगे। अब यहाँ पर θ1 θ2 होते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप 4 अननोन अपने सिलेबस में नहीं आते। मैक्सिमम किस्मत बहुत खराब चल रही हो तो बात कर रहा हूँ तो 2 अननोन आ जाते हैं, और अच्छी चल रही हो तो एक ही अननोन में काम चल जाता है, ठीक है ना। तो ये भी मैंने पहले बताया हुआ है, फिर से भी बता रहा हूँ। अब कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन x और y के अलोंग लगाते हैं, ठीक है ना। तो x के अलोंग लगाओगे m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 cos θ1 m2 v2 cos θ2, ये इक्वेशन बन जाएगी। y के अलोंग लगाओगे, इनिशियल 0 है तो फाइनली इसका और इसका y का आपस में बराबर हो जाएगा। तीसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन टूल होता है, तो जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उतनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये टूल का यूज़ हम लोग करते हैं। अब इसमें सवाल जनरल नहीं आता, इसमें सवाल आता है एक स्पेसिफिक केस पर। वो केस ये है कि इसमें ये मास और ये मास आइडेंटिकल है, ठीक है, एक चल रहा है एक रेस्ट पर है, तो टकराने पर, ऑब्लिकली टकराने पर, एक इधर गया v1 से, एक इधर गया v2 से, तो दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा पर गया तो ये 90 माइनस थीटा पर जाएगा। तो अब नंबर ऑफ अननोन रिड्यूस हो गया हमारे पास, ठीक है ना। जैसे सपोज करो उसने आपको थीटा दे दिया 60 डिग्री पर गया, तो ये आपको पहले से पता है 30 डिग्री पर जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास नंबर ऑफ अननोन जो रह गए वो सिर्फ और सिर्फ v1 v2 रह गए, जिनको आप बड़े इजीली निकाल सकते हो मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके। तो ये टेक्निक्स होती हैं जिससे हम 2D कोलिजन को आसान करते हैं। ज़्यादा आसान आपको प्रॉब्लम देख करके लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ो। ये कह रहा है बॉडी ऑफ मास m kg, ठीक है ना। तो ये m kg की बॉडी है, पढ़ते जाओ। कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, तो ये कोलाइड करती है दूसरी बॉडी से जिसका मास हमें नहीं पता, m2 ले लेते हैं, बट ये जरूर पता है कि ये रेस्ट पर है, ठीक है। एंड देन कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, तो ये मान लो u स्पीड से आया, ठीक है ना, तो ये इसी डायरेक्शन में जाता रहता है, यानी 1 डायमेंशन कोलिजन है। ओके, कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, व्हाट इज द मास ऑफ द टारगेट बॉडी। तो ये कह रहा है अनदर बॉडी एट रेस्ट एंड देन कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, व्हाट इज द मास ऑफ। तो इसकी जो स्पीड है ये अपनी ओरिजिनल स्पीड की जस्ट आधी रह जाती है। तो बताओ ये मास कितना होगा। अब जरा सोचो आप, कितने अननोन है इसके अंदर, नहीं 2 अननोन नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर जो नंबर ऑफ अननोन है, हाँ सॉरी, इसके अंदर जो नंबर ऑफ अननोन है वो एक तो मास अननोन है और एक v2 अननोन है, यानी नंबर ऑफ अननोन की वैल्यू 2 है। अब हम सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो m2 और v2 दोनों उस इक्वेशन के अंदर आ जाएंगे। एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व होते नहीं। तो अब क्या स्मार्ट वर्क हमें करना चाहिए, तो क्योंकि हमें फर्स्ट वाले की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी दे रखी है कि पहले की आधी रह जाती है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में, तो हम इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, उससे हमें m2 डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं v1 का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, फॉर्मूला हो गया m1 माइनस m2 टाइम्स u1 2m2 u2 बाय में m1 प्लस m2। अब जरा गौर करो, सेकंड वाला पार्टिकल रेस्ट पर था, इससे बेनिफिट ये हुआ ये डेटा गया, v1 की जगह मैंने u/2 डाल दिया, m1 माइनस m2 ये हो गया m माइनस m2, u1 की जगह u आ गया बाय m प्लस m2, ठीक है। अब u से u वाला टर्म कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m प्लस m2 2m माइनस 2m2। अब m2 वाला इधर लाओ तो 3m2 की वैल्यू हो जाएगी m के बराबर, और m2 आ गया हमारे पास m/3। तो राइट आंसर अब आप इसका देख सकते हो कि इसका राइट आंसर जो है हमारा C वाला करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा, सिंपल प्रॉब्लम था। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर।
नेक्स्ट है बिलियर्ड बॉल मूविंग एट अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आ गया 2 डायमेंशन कोलिजन का। अब देखो बिलियर्ड बॉल है तो इलास्टिक बॉल्स होती हैं, ऐसा हम लेते हुए चल रहे हैं। इसके अंदर एम मास की ये बिलियर्ड बॉल ले लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बॉल इनिशियली एट रेस्ट, तो एक और बॉल है जो कि रेस्ट पर इससे टकराती है। ओके, एट अ ग्लांसिंग ब्लो मतलब ऑब्लिकली टकराई, तो एक इधर गई और एक इधर गई। इफ वन बॉल इज फाउंड टू बी मूविंग एट अ स्पीड 1 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री एंगल, तो एक बॉल 1 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पर जा रही है, तो दूसरी का एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना, 90 डिग्री इनके बीच का एंगल होता है। तो स्पीड हमें द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल शैल बी, तो हमें दूसरे बॉल की वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही फिल्टर हो गया कि यार एक की 60 है तो दूसरे का एंगल 30 हो गया। आप ऑप्शंस में देखो 30 डिग्री वाले जो ऑप्शन है उनको रख लो, 60 डिग्री वाले रिजेक्ट कर दो। सही है, तो इससे एक्यूरेसी हमारी प्रॉब्लम करने की बढ़ गई। ठीक है ना, अब सिंप्लीफाई करते हैं, हमें V2 का वैल्यू निकालना है क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। अब मैं V2 की निकालने के लिए मेरे पास 3 इक्वेशंस है, x का मोमेंटम कंजर्वेशन और वेरिएबल सिर्फ एक है। मजे की बात देखो, किस्मत बहुत अच्छी है। तो x का मोमेंटम कंजर्वेशन, y का मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन किसी से भी निकाल सकता हूँ। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ इसमें जो है y का मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मैंने फटाफट से y का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, तो mv2 साइन थीटा sin 30 इज इक्वल्स टू m इंटू 1 इंटू साइन 60। तो यहां से मेरे पास साइन 60 हो गया √3/2, V2 की वैल्यू आ गई √3 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ले लो, तो √3 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री के एंगल पर, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन तो कट गया, राइट आंसर हो गया ये वाला। समझ गए, तो ऐसे प्रॉब्लम की एक्यूरेसी को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बहुत ही सिंपल टाइप का कोलिजन है बट इसके केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों बॉडीज आती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद डिफॉर्मेशन हो जाता है, सेपरेट नहीं हो पाती, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 रहता है। अगर हमें ये कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन से आराम से निकाल लेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इनिशियल माइनस फाइनल करके ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लगा लेंगे। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन कोलिजन के लिए है। 2 डायमेंशन कोलिजन में ऐसा कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्योर कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। इस बात पे सवाल आया हुआ है, 2019 का प्रॉब्लम है, मैं आगे चल के आपको कराऊंगा, बात ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1D। अब इसके 3 जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, पहला है बैलिस्टिक पेंडुलम, दूसरा बुलेट और ब्लॉक का प्रॉब्लम, और तीसरा हमारा मैक्सिमम इलॉन्गेशन कंप्रेशन। इन 3 पे स्पेसिफिकली प्रॉब्लम रहते हैं। अच्छा, क्योंकि 21 में वो इम्पल्स वाला आया था, उससे पहले भी ये नहीं आया, तो इसको मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट। तो आप ये जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट है और इसके जो ये अप्लाइड एग्जांपल्स हैं, इनके प्रॉब्लम को कृपया करके छोड़ के बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है ना। अब देखो बैलिस्टिक पेंडुलम में क्या हुआ, बुलेट आई, अटक गई, ठीक है ना, और ये सिस्टम v वेलोसिटी से चला और h हाइट तक राइज किया। तो अब अप्रोच क्या रहेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो mu0 इसका हो गया 0, m + mv। तो आपने फट से v का वैल्यू ले लिया, mu0/m + m। अब क्योंकि ये फ्रीली अंडर ग्रेविटी h हाइट तक राइज कर रहा है, तो ये जो v होगा √2gh के बराबर होगा। प्रॉब्लम करने का अप्रोच ये दे रखा होगा, अगर h दे रखा है तो पहले हम v निकालेंगे, v निकाल करके मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के u0 निकालेंगे। मतलब डिपेंड करता है डेटा कहाँ का दे रखा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें सवाल को स्टार्ट करना है। बहरहाल 2 स्टेप है, एक v बराबर √2gh और एक हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन। सिंपल वे में ऐसे याद रख लो। इसमें आ जाओ, इसमें क्या हुआ कि ये जो बुलेट देख रहे हैं आई, अटक गई, सिस्टम v वेलोसिटी से चला और इस रफ सरफेस के ऊपर जिसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के रगड़ते हुए गया और s डिस्टेंस आगे जाकर के रुक गया। अप्रोच, सबसे पहले v निकालेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से, mu0/m + m। अब क्योंकि ये रफ सरफेस के ऊपर रगड़ता जा रहा है, रिटार्ड होकर के s डिस्टेंस पर रुक रहा है, तो इस v की वैल्यू √2as के बराबर होगी। तो मैंने इसे डाला a की जगह आ गया μkg × s। इससे हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिर्फ एक लाइन का कंसेप्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख रहे हो मैक्सिमम इलॉन्गेशन और कंप्रेशन का। अब इसमें ये 2 ब्लॉक हैं, स्प्रिंग्स अटैच्ड हैं, ये मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेज है। तो जब कंप्रेशन मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो दोनों ब्लॉक बेसिकली कॉमन वेलोसिटी से चलना शुरू कर देते हैं। अगर ये v निकालना है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लो। इस पे मैंने पैसेज बोल रहा हूँ, मैच द कॉलम रखा, अभी कराऊंगा आपको। तो ये हो गया m1u1 + m2u2/m1 + m2।
और अगर आपको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है तो बस एक लाइन का तरीका है, वो ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को आपने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर किया, आपका काम चल गया। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो तो अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल सकते हो। तो ये 3 स्पेसिफिक एग्जांपल होते हैं, आगे मैं प्रॉब्लम कराऊंगा। अब आते हैं 2 डायमेंशन पर। 2 डायमेंशन इन इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगता ही लगता है, बट हमें वेक्टर फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो m1 u1 वैक्टर प्लस m2 u2 वैक्टर इक्वल्स टू m1 प्लस m2v। अब एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना, जिस पे 2019 का प्रॉब्लम है कि इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले से नहीं निकलती। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर आपने लगा दिया ये वाला फॉर्मूला, आपका सवाल हो गया खत्म, ठीक है ना। खत्म मतलब गलत हो गया। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें लगाना पड़ता है कंसेप्ट के आई माइनस के एफ। के आई हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर, पूरा कंसेप्ट लगाते हुए चलना पड़ता है, हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ऐसे करके हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आती है। ये लॉस जनरली हीट के फॉर्म में होता है, तो हम वहां से हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ आ गई होगी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। चलते हैं आगे। अब हमारे पास आते हैं कुछ प्रॉब्लम। जैसे पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है बॉडी ऑफ मास m1, डायग्राम जरूर बना लो। तो ये m1 मास की बॉडी है, 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल बॉल ऑफ मास m2 एट रेस्ट। तो ये जो बॉल है ये रेस्ट पर है, ठीक है। देन द टू टुगेदर बिगिंस टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये दोनों एक साथ यानी कंबाइंड मास हो गया m1 प्लस m2 का 30 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर देती है। देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस m1 बाय m2। तो सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के खत्म। तो 40 m1 इक्वल्स टू 30 m1 प्लस m2। तो ये हो गया 4 m1 बराबर 3 m1 प्लस 3 m2। जो प्रॉब्लम आपको आता है ना, आसान लगता है, उसको खुद ट्राई कर लो। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और वही हमें यहाँ पर चाहिए। ये नहीं कि खाली आप देखते चले जा रहे हो, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, खुद कर नहीं रहे, तो फिर एग्जाम में जाकर के हाथ अटक जाएंगे, फिर नंबर नहीं आएंगे। तो राइट आंसर हो गया थर्ड वाला, इसलिए प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये साफ पता चल रहा है बैलिस्टिक पेंडुलम टाइप का एग्जाम्पल है, पढ़ो। स्फीयर ऑफ मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v0। तो ये v0 से चल रहा है, कोलाइड्स अगेंस्ट अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास m। तो इसका भी मास m है। 2 मासेस स्टिक टुगेदर, तो टोटल मास हो गया 2m। फट से हमने ये कॉमन वेलोसिटी निकाल ली मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो m v0 बाय 2m यानी v0 बाय 2 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आगे देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो हमें पता करना है ये कितनी हाइट तक गया। तो अब क्या करेंगे, v बराबर √2gh। तो v0 बाय 2 इक्वल्स टू √2gh लगाया, h की वैल्यू आ गई v0 स्क्वायर बाय 8g। तो देख रहे हो, सिंपल सिंपल एक एक लाइन के प्रॉब्लम है अगर आपके कंसेप्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग है लास्ट मोमेंट पे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो मैच द कॉलम है हमारा, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं ताकि एक बार सिखा लूँ पूरा का पूरा। ये मैच द कॉलम आपका मैक्सिमम इलॉन्गेशन कंप्रेशन का है, पढ़ो। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर मासेस 2 kg के हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट 4 है, स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो रहेगी जितनी इनिशियल होगी उतनी फाइनल रहेगी, तो कभी भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 u1 देखो आप 2 × 2 हो गया 4 प्लस m2 u2 0 हो गया बाय m1 प्लस m2 4। तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो ए का राइट आंसर देखो 1 SI यूनिट हो गया, यानी ए का राइट आंसर Q हो गया। बी पर चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास व्हेन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पर कंबाइंड मास की वेलोसिटी निकालनी है। तो डायग्राम ये रहा, तो ये रहा मैक्सिमम कंप्रेशन, कंबाइंड मास की वेलोसिटी सेम होगी, ये 2 kg ये 2 kg, तरीका मोमेंटम कंजर्वेशन। तो v की वैल्यू हो गई m1 u1, तो m1 u1 हो गया 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 4। तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड आ गया। तो b का भी राइट आंसर हमारा q वाला हो गया, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। सी पर चलते हैं। सी वाला कह रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन। तो यार ये तो अपना वही लॉस इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल करके आ जाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m1 m2 यानी 2 × 2 4 बाय m1 प्लस m2 ये भी 4 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, तो ये भी 4, ठीक है ना, इक्वल्स टू हाफ k भी 4 × x स्क्वायर। मजेदार है। तो यहाँ से हम मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल लेते हैं।
तो इस मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 मीटर, ये भी 1 आ गया। तो C का आंसर भी Q हो गया। तो देख रहे हो A का Q, B का Q, C का Q, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। नहीं तो क्या होता, ऑप्शन दे रखे होते तो आप तो फट से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से उड़ा देते, आंसर आपको पता चल जाते, फिर आगे आप सॉल्व करने की मेहनत नहीं करते। तो जबकि इसमें एम ये है कि एक एक चीज़ आए। ठीक है, चलते हैं डी पर। डी वाला कह रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब यार यही तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, वो यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, बात एक ही है। तो आपके पास चॉइस है, आप हाफ के एक्स स्क्वायर से कर लो या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी से दे दो उसको आंसर। ठीक है ना, दोनों से आंसर सेम आएगा। के की वैल्यू होगी 4, एक्स की वैल्यू होगी 1, आंसर आ गया 2 जूल। तो इसका राइट आंसर, चलो इसका तो क्यों नहीं है, डी का राइट आंसर हमारा पी वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से मैक्सिमम इलॉन्गेशन कंप्रेशन का कंसेप्ट आ गया होगा। देखो लास्ट मोमेंट पे यही करना है, हमें कोई बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना, ठीक है ना, हमें बहुत लो लेवल पे नहीं जाना, हमें उसी लेवल पे रहना है जिस लेवल के नीट के प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल करोगे तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो छूट जानी है। तो ये बेस्ट चल रहा है इस वक्त, इसको आप मन लगा करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2 और इधर कर लेते हैं उधर कर लेते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। अब आप इसी पैटर्न को फॉलो करो, आपका सिलेक्शन 100% होगा, बस प्रैक्टिस ज़रूर करो। अब ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पढ़ो। Two bodies of mass 3 kg, 2 kg move along mutually perpendicular direction with velocity 4 and 3। तो मैं इसी डायग्राम में काम खत्म करता हूं। तो M1 वाला हमारा 3 kg का है, M2 वाला हमारा 4 kg का, 4 kg का है कितना, 2 kg का सॉरी। तो M2 वाला 2 kg का है, दोनों परपेंडिकुलर चल रहे हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर, यानी कि ये बन गया एक कंबाइंड मास कितने का, 3 और 2 5 kg का, और इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो हमें क्या पता करना है, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड पता करनी है। देखो कितना शानदार सवाल है। अब जो बच्चा इसमें अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 से करेगा, उसका तो आंसर गया, क्योंकि ये तो 2 डायमेंशन है। तो आपको सबसे पहले मजबूरी में v निकालना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैंने लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होगा। डायरेक्ट करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर, इसका m1 v1 हो गया 12, इसका हो गया 6 का स्क्वायर बराबर 5v, 6 कॉमन हो गया, रूट 5 इधर बचा 5v, तो v की वैल्यू आ गई 6/√5 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द कॉमन स्पीड। ठीक है ना, अब हमें चाहिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो 2 डायमेंशन में सिर्फ कंसेप्ट से आती है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास हो गई ना, हाफ m1 m2, गलती से भी मत लगा देना, बहुत भयानक फ्लो है पता है, बट रोक के चलो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, इनिशियल हो गया हाफ, मास उधर का हो गया 3 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 16, हाफ मास हो गया 2, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 माइनस, अब हमें चाहिए फाइनल, फाइनल का मास हो गया 5 और वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 36/5, 5 गया, ये 18 आ गया। ठीक है ना, ये यहां से गया, ये इधर से गया, 24 प्लस 9 33 माइनस 18, तो आंसर आ गया 15 जूल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। राइट आंसर आपका आ गया बी वाला करेक्ट। ये प्रॉब्लम पर मैं फिर से इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, क्योंकि आपको केयरफुल रहना है इस प्रॉब्लम में, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ओके, जनरल इनइलास्टिक कोलिजन। अब इस इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई जो रहता है वो ना 0 होता है ना 1 होता है, इन बिटवीन 0 to 1 होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच का रेशियो ई के बराबर हो जाता है। फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के ये बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं जो कि मजबूरी में करने पड़ते हैं। याद आए हो, अभी आपको याद होंगे, मैंने ये याद ही मेरे को तो रटे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखने पड़ते हैं। ठीक, अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन के लिए, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हुआ जनरल कोलिजन इन 1D का कंसेप्ट। अगर ये जनरल कोलिजन 2D का होता, ठीक है ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल, मैं एक बार देखूं तो यही समझाता हूं। तो अगर ये 2D का होता तो नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास हो जाते 4, कि आई बॉल टकराई, v1 और v2 से इधर निकल गई, θ1 θ2 अननोन है। कंसेप्ट हमारे पास 3 होते, ठीक है ना। तो उन 3 कंसेप्ट में हमारे पास लगता मोमेंटम कंजर्वेशन x और y का, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम इसमें लगा नहीं पाते, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ भी हमारे हाथ से निकल गई। वो सिर्फ और सिर्फ तब लगता जब परफेक्टली इलास्टिक होता। तो ले दे करके 3 में से भी हमारे पास सिर्फ 2 ही इक्वेशन बची, इसलिए
इन इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मैक्सिमम 2 ही वेरिएबल होंगे, ठीक है ना, सवाल मैंने रखा है, तो मैक्सिमम 2 ही वेरिएबल होंगे, वही आपको निकालने होंगे, उसी में आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। इस पे प्रॉब्लम आपको मिल सकता है, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में प्रॉब्लम दिखाता हूँ। पहले 1D के देख लेते हैं। तो 1D का पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है, ball 1 collides with another identical ball 2 at rest as shown in the figure. For what value of coefficient of restitution velocity of second ball becomes 2 times that of first ball? तो डायग्राम ये कह रहा है कि ये m मास की बॉल है, u से चल रही है, दूसरी m मास की बॉल जो कि रेस्ट पर s से टकराती है। टक्कर खाने के बाद आफ्टर कोलिजन जो सेकंड वाले की वेलोसिटी है वो फर्स्ट वाले की डबल हो जाती है। तो अगर फर्स्ट वाले की v ले लूँ तो सेकंड वाले की 2v हो जाती है। तो रेस्टिट्यूशन बता दो। अब अप्रोच क्या रहेगी, पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन से v की वैल्यू आ जाएगी u के टर्म में, फिर रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल अप्रोच है। तो सबसे पहले मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया mu + 0, ये हो गया mv + 3mv, 2mv सॉरी प्लस 2mv। तो फाइनली v की वैल्यू मेरे पास आ गई u/3, ठीक है। अब रेस्टिट्यूशन निकालना है, तो सेपरेशन v2 - v1 बाय अप्रोच u1 - u2। तो सेपरेशन की वेलोसिटी होगी v2 - v1 यानी 2v - v यानी v, अप्रोच हो गया u। अब v की वैल्यू डाल दो आप, v की वैल्यू है u/3, आंसर आ गया 1/3। तो सिंपल प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से आसानी से समझ आ गया होगा। राइट आंसर हो गया ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर अब ये तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, 2 डायमेंशन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मास m मूव विद वेलोसिटी v। मैं इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं। तो मास m v वेलोसिटी से चल रहा था, कोलाइड इन इलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल मास। ये दूसरा आइडेंटिकल मास है, ठीक है ना, जो कि रेस्ट पर था। आगे कह रहा है आफ्टर कोलिजन फर्स्ट मास मूव विद वेलोसिटी v/√3 इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो पहला वाला मास इधर चला गया v/√3 से। देन फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड मास। तो हमें इस सेकंड मास की स्पीड निकालनी है, एज वेल एज मैं तो कहूँगा एंगल भी निकालना है। तो जैसा मैंने बताया था मैक्सिमम 2 अननोन होंगे, तो यहाँ पर भी 2 अननोन है, एक v2 और एक थीटा। प्रॉब्लम करने के लिए 2 ही कंसेप्ट है, x और y का मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मैं क्या लगाऊं, देखो अगर मैं लगाने तो दोनों ही पड़ेंगे क्योंकि 2 ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, बिना दोनों के काम नहीं चलेगा। पहले x का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो x का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो mv + 0 इक्वल्स टू, इसका x की तरफ कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, दूसरे वाले का हो गया mvx। मैं कंपोनेंट नहीं लिख करके v2 cos थीटा की जगह vx लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप v2 cos थीटा भी ले सकते हो। तो यहाँ से vx का वैल्यू मेरे पास आ गया v के बराबर। अब y का मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं, तो इनिशियल तो 0 है, तो फाइनली इन दोनों का बराबर हो गया। तो m vy इक्वल्स टू m v/√3। m से m कैंसिल, vy की वैल्यू v/√3 आ गई। अब देखो काम खत्म हो गया। v2 की वैल्यू हमें अच्छी तरह बताए, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो √vx² + vy²। तो v2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको अंदर पुट कर दो, 2/√3v, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला था एंगल भी निकालते हैं। तो ये जो tan थीटा की वैल्यू है ये हो गई हमारे पास vy/vx, vy/vx करते ही ये बन गया 1/√3। तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। हालांकि पूछा नहीं था, ठीक है ना, बट मेरे ख्याल से अब आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से आ गया। तो एग्जाम में अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप छोड़ के तो नहीं आओगे, ठीक है ना, करके हमें आना है। तो राइट आंसर हो गया, अभी फिलहाल हमें v पूछा था तो 2v/√3। अब ये प्रॉब्लम कह रहा है बुलेट ऑफ मास 0.01 kg and traveling at a speed 500 मीटर पर सेकेंड strikes a block of 2 kg which is suspended। तो बैलिस्टिक पेंडुलम में साफ पता चल रहा है, ठीक है ना। डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रही बुलेट जिसका मास दे रखा है 0.01 kg, ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, यू दे रखा है 500 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक आ गया पूरा का पूरा जिसका मास है हमारे पास 2 kg, ठीक है। रेस्ट पर था ऑब्वियसली इनिशियली। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी हमें दे रखी है 5 मीटर। देखते हैं इसका कोई जरूरत है या नहीं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक इज फाउंड टू राइज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। तो ये कह रहा है बुलेट के टकराने के बाद ये जो ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये 0.1 मीटर तक राइज कर गया, यानी h दे रखा है, ठीक है। ये स्पीड v ले लेते हैं, यहां तो ऑब्वियसली रेस्ट पर आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट है इसकी
व्हाट इज द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर ए इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक, यानी बुलेट इसके अंदर अटकी नहीं, बुलेट बाहर निकल गई, ठीक है, यानी जनरल इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, तो हमें बुलेट की स्पीड v2 निकाल के देनी है। कैसे करें? देखो, अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो ना हमें v पता ना हमें v2 पता, एक इक्वेशन दो अननोन बनेंगे और हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर है पहले हम v बराबर √2gh का कंसेप्ट लगा लेते हैं, जिससे हमें v मिल जाएगा। v मिल गया तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें v2 मिल जाएगा। ये हमारी अप्रोच रहेगी, ठीक है ना। हाँ, बट ये अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूँ कामयाब तभी होगी जब आप वापस से लगाओगे। खाली देखते रहोगे, ठीक है ना, ऐसे देख देख करके चलते रहोगे, हमें आ जाएगा, ऐसे देखोगे फिर हमें आ जाएगा, तो कुछ नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। एग्जाम में हाथ नहीं चलेंगे, लगाना पड़ेगा। तो पहले v की वैल्यू लिखी मैंने, √2gh हो गई, तो ये v मेरे पास आ गया √2, g हो गया 10, h हो गया 0.1, तो v की वैल्यू हो गई √2 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 500 × 0.1 यानी 5, दूसरे का हो गया 0। बुलेट का मास हमारे पास कितना था 0.01, पहले ब्लॉक का लिख लेता हूँ, तो 2 × v की जगह आ गया √2 प्लस 0.01 × v2, ठीक है। अब देखो 2√2 हो गया हमारा 2.8, 5 में से कर देते हैं माइनस, तो ये हो गया 2.2, 0.01 v2, तो v2 का वैल्यू मेरे पास आ गया 220 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से ये अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। इनमें ये नहीं होना चाहिए नहीं हमें अभी भी नहीं आया, अगर अभी भी नहीं आया तो वापस से देख लो भाई इसको, पर ये छोड़ के मत जाओ आप, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट पे आपने ये छोड़ दिए, इस तरीके के प्रॉब्लम जो आते ही आते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब ये साफ साफ बता रहा है बुलेट और ब्लॉक का प्रॉब्लम है, रफ सरफेस वाला कंसेप्ट है, पढ़ो। कह रहा है बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो अब बुलेट का मास 20 ग्राम है, तो इसको मैं 0.02 ले लेता हूँ किलोग्राम में। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 passes through a wooden block of mass 10 kg, वुडन ब्लॉक का मास 10 kg है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ लेवल सरफेस, बुलेट इमर्जेस विद अ स्पीड, तो बुलेट फाइनली यहाँ से बाहर निकल आती है और कितनी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आगे ये बोल रहा है कि ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर जाता है और 20 सेंटीमीटर पर जाके रुकता है, तो वो ब्लॉक की स्पीड भी ले लेते हैं। तो हमें पता करके देना है इधर का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। अब अप्रोच क्या रहेगी, देखो अब हम लगाएंगे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, ब्लॉक की स्पीड आ जाएगी, ब्लॉक की स्पीड को √2 म्यू के एस डालेंगे, 2 म्यू के जी एस डालेंगे तो म्यू के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले हम लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो 0.02 × 500, ये हो गया 1 हो गया कि कितना हो गया 10 हो गया, सॉरी 10 प्लस 0 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 टाइम्स ब्लॉक की स्पीड v प्लस 100 × 0.02, तो ये बन गया 2, तो 10 v की वैल्यू 8 के बराबर आ गई, v यानी स्पीड ऑफ ब्लॉक 0.8 आ गया, √2 म्यू के जी एस डाल दिया, स्क्वायरिंग करा 0.64, म्यू के हमें निकालना है, जी हमें पता है 10, एस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 डाल दी, तो यहां से म्यू के आप चेक कर लो 0.16 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसी ही स्पीड पे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करना है। राइट आंसर हो गया हमारा बी वाला, बस एक बार आप रिपीट कर लो, आप परफेक्ट हो जाओगे इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है रीबाउंडिंग, रीबाउंडिंग का सवाल इस साल आया था, ठीक है ना। अब रीबाउंडिंग का केस मेरे हिसाब से तो बहुत आसान होता है क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब जैसे बॉल आई टकरा करके उछल गई, ठीक है ना, तो जब भी बॉल टकराती है तो टकराने पर ग्राउंड से इम्पल्स लगता है नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये इम्पल्स इस बॉल की स्पीड को चेंज कराता है, हॉरिजॉन्टल वाले को नहीं कराता, सरफेस के पैरेलल स्पीड को चेंज नहीं कराता, परपेंडिकुलर को कराता है। अब रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट लगाओगे तो सेपरेशन बाय अप्रोच करोगे तो v/v0 e के बराबर होगा, इसलिए बोला जाता है टकराने के बाद, हर बार टकराने के बाद स्पीड e टाइम्स हो जाती है, रेस्टिट्यूशन टाइम्स। तो स्पीड जो हो जाएगी वो e टाइम्स हो जाएगी फर्स्ट कोलिजन के बाद, सेकंड के बाद e², थर्ड के बाद e³, तो जनरल के बाद en हो जाएगा। हाइट जो होती है, जिस हाइट तक बॉल जाती है वो e² के मल्टीपल में चलती है, तो फर्स्ट कोलिजन के बाद e² h0, सेकंड के बाद e⁴, थर्ड के बाद e⁶, तो n के बाद e⁻²n h0। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले बड़े फेमस हैं, एक टोटल डिस्टेंस, एक टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मतलब कब तक ये बॉल उछलती रहेगी वो डिस्टेंस कैलकुलेट करो, इसके लिए इन सबको हम एड अप करना शुरू करते हैं, इनफाइनाइट तक सीरीज बनती है। फॉर्मूला आता है h0 1 + e²/1 - e², डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि सीरीज नहीं बनाओगे वहाँ पे। टोटल टाइम जब तक बॉल उछलती रहेगी वो टाइम हो जाएगा √2h/g 2h0/g 1 + e/1 - e, ठीक है ना। तो ये हो गए सिंपल फॉर्मूले।
अब इसी में होता है ऑब्लिक कोलिजन का केस कि बॉल आई ऑब्लिकली टकरा करके गई, हमसे ये एंगल वगैरह पूछा जाता है और इधर की स्पीड पूछी जाती है। तो बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट मारे, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। हमें अच्छी तरह पता है ग्राउंड से टकराने पर या स्मूथ सरफेस से टकराने पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी एज इट इज रहेगी, तो इस वेलोसिटी को तो यही लिख दिया। नॉर्मल डायरेक्शन जिधर इंपल्स लग रहा है उधर की वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाएगी, तो उसे ई टाइम्स यू कॉस थीटा कर दिया, गेम खत्म भी हो गया, ठीक है ना। नेट स्पीड निकालनी है तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, रिजल्टेंट हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम, ठीक है ना। अब अगर आपको ये एंगल निकालना है कितने एंगल पर उछली है, तो वो हो जाएगा ये एंगल यहाँ पर अल्फा हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, तो ये tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा बाई ई। तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो बाउंसिंग ऑफ बॉल के अंदर हम लोग यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम, तो पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है, अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, तो बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया गया, ठीक है। पढ़ो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल जस्ट बिफोर सेकंड हिट, तो ये तो हो गई फर्स्ट हिट, यहां पर आई सेकंड हिट, फर्स्ट हिट के बाद बॉल h1 तक गई, h1 की वैल्यू हो गई हमें पता है e स्क्वायर h नॉट या e स्क्वायर h ले लेते हैं क्योंकि हमें h दे रखा है वो। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है यहाँ तक का, तो जोड़ लो h प्लस ई स्क्वायर एच प्लस ई स्क्वायर एच, यानी टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ गई h प्लस 2e स्क्वायर एच। बहुत ही सिंपल हो गया, आपको सीरीज भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो होता है कब तक बॉल उछलती रहेगी तब तक का डिस्टेंस बताओ, ठीक है ना। तो सीरीज में टोटल डिस्टेंस है, ये हमसे कुछ जर्नी तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो जहां तक का पूछ रहा है ऐड करके दे दिया 1 प्लस 2e स्क्वायर। तो राइट आंसर आप देखोगे बी वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्मूथ स्टील बॉल स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड स्मूथ स्टील प्लेट एट एन एंगल थीटा, तो बॉल थीटा एंगल पर आकर के स्ट्राइक करती है, ऑब्लिक कोलिजन हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ ई इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंगल एट विच इट रीबाउंड्स, तो ये किस एंगल पर और किस स्पीड से रीबाउंड्स है, तो ये तो अभी अभी निकाला था यार, ठीक है। दोबारा क्या कैलकुलेट करें, तो इस एंगल का रिलेशन हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं tan अल्फा tan थीटा बाई ई, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स tan थीटा बाई। देखने में आसान है पर ये तभी आसान है जब आपको ऐसे आते हैं, ठीक है ना। नहीं आते तो वहां एग्जाम में बैठ करके आप हल तो चलाओगे नहीं, ठीक है ना। वहां बैठ करके आप क्या करेंगे, फिर उसको छोड़ के ही आएंगे क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं आपके पास ड्राइव करने का। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस टाइम पे, जितनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस एग्जाम के अंदर उतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो शुरू में आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, लास्ट में अगर आपने इस मंथ में प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली मेरे साथ, आप सिलेक्ट हो जाओगे। और अगर आप डीले पड़ गए तो फिर 1 साल और। तो अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स tan थीटा बाई ई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास। हाँ अब देखो ये प्रॉब्लम था ना जो मैंने रखा है, ये 2000 यानी PYQ शुरू हो गए, मैंने 2015 का ये प्रॉब्लम रखा है जानबूझ के। ये कह रहा है 2 स्फेरिकल बॉडीज हैं m और 5m की, ये मैंने लेक्चर में भी कराया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि 2015 के बाद ये रिपीट नहीं हुआ, ओरिजिनली ये ट्रिपली का प्रॉब्लम था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 बार है। ये कहता है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो बताओ कहाँ कोलाइड करेंगे। तो क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है, नेट फोर्स 0 है, तो कोलिजन तो इनका सेंटर ऑफ मास पे होना चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स्ड है। बट दिक्कत ये है कि ये दोनों नॉन पॉइंट मासेस हैं, इसमें सेंटर नहीं टकराते, इसमें टकराने वाले सरफेस फ्रंट वाले हैं, तो वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं आ पाते। तो इसका शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट ये है जब भी नॉन पॉइंट मास का कोलिजन करना हो तो कोलाइडिंग सरफेसेस पर सारा मास कंसंट्रेट कर दो। तो मैं इसका सारा मास यहां लगा देता हूं, तो मैंने इसे पॉइंट मास बना दिया, सेंटर पर नहीं कोलाइडिंग सरफेस पर। इसको पॉइंट मास बना दिया, 5m का मास यहां पर रख दिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस अब घट करके रह गया 12r - 2r यानी 9r। अब ये प्रॉब्लम बच्चों वाला हो गया। अब हमें पता करना है ये मास कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो भाई जहां सेंटर ऑफ मास होगा उतना डिस्टेंस चलेगा। ये x1 ले लेते हैं, इस x1 की वैल्यू आप अपना वही m2r बाई m1 प्लस m2 से निकाल सकते हो, ठीक है। m2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 5m बाई 6m टाइम्स 9r, तो m से m कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 7.5r। तो फर्स्ट वाला पार्टिकल जो है वो 7.5r का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दूसरा वाला निकालना है तो आप 9r में से उसको माइनस कर लें, उतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं।
अब नेक्स्ट देखो 2015 में फिर एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखना, इसका टाइप देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड v। तो ये रहा फ्रिक्शनलेस सरफेस पर m मास का ब्लॉक जो कि v स्पीड से चल रहा है। कोलाइड्स इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन है, विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास। तो यार ये तो सेम मास के ही ब्लॉक हैं, इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं। अब अगर 1 डायमेंशन होगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, 2 डायमेंशन होगा तो 90 डिग्री पर जाएंगे। ऐसे चलते रहो, पढ़ो। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ब्लॉक मूव एट एन एंगल थीटा टू द इनिशियल डायरेक्शन। अब पता चल गया आपको कि ये थीटा एंगल पर जा रहा है, तो यार ये वाला तो 90 माइनस थीटा पर जाएगा विद स्पीड v/3। तो ये v/3 से जाता है, कहता है इसकी स्पीड बता दो। अब कंसेप्ट कितने हैं? तो 3 कंसेप्ट है हमारे पास, क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। x का मोमेंटम कंजर्वेशन बताते जाओ, y का मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। कौन सा चलाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने x का मोमेंटम कंजर्वेशन चलाया तो आप v2 और थीटा में उलझ के रह जाओगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है। अगर आपने y का मोमेंटम कंजर्वेशन चलाया तो भी आप v2 और थीटा में उलझ के रह जाओगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है। आपका टारगेट सिर्फ v2 निकालना है, तो आप चलाओ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि उसमें थीटा का कोई लफड़ा ही नहीं है, आपका v2 सीधे सीधे आ जाएगा। समझ गए? तो अगर आपको स्पीड और एंगल में चॉइस देखनी है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा बेस्ट रहता है, वहां से आंसर v2 का जल्दी आ जाएगा। तो मैंने लगाया काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², दूसरे की हो गई 0, इसकी हो गई हाफ m v²/9 प्लस हाफ m v²। हाफ m तो गया, ये इधर आ गया 8/9, तो 2√2/3 टाइम्स v इज द वैल्यू ऑफ v2। तो हमने v2 निकाल दिया। मेरे तो v2 तो निकाल ही दिया, एंगल पूछा गया हो तो। अब क्योंकि आप v2 निकाल चुके हो, ठीक है ना, अब मोमेंटम कंजर्वेशन आपका रास्ता नहीं रोकेगा। अब आप मोमेंटम लगाओ, कौन से एक्सेस का? तो बेस्ट है y एक्सेस का। तो मैंने दोनों के y के मोमेंटम कंजर्व किए, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है, ठीक है ना। तो m v/3 साइन थीटा इक्वल्स टू m v2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई v2 3v2/v। अब v2 डाल दो, तो v2 की वैल्यू है 2√2/3, तो 2√2/3 डलते ही 3 कट जाएगा, 2√2 बचेगा। तो एंगल इसका मेरे को मिल गया tan इनवर्स 2√2। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से अप्रोच समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना, छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट नीट 2016 का ये कह रहा है बुलेट ऑफ मास 10। अब हमें पता है ये बुलेट है, तो यहाँ तो बैलिस्टिक पेंडुलम होगा या वो ग्राउंड पर रगड़ने वाला होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है हमारा। तो कह रहा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। तो ये रही बुलेट, मास को ले लिया 0.01 किलोग्राम। ओके, मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। ये चल रही है 400 मीटर पर सेकेंड से। स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। तो वुडन ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, तो ये तो वही जाना पहचाना प्रॉब्लम लग रहा है। रेस्ट पर है, 5 मीटर की लेंथ है। एज ए रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक इज फाउंड टू राइज बाय वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ब्लॉक के बारे में जानकारी दे रखी है कि ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10 सेंटीमीटर तक राइज कर जाता है। तो हाइट की वैल्यू होगी 0.1 मीटर, और आप इससे अच्छी तरह से जानते हो कि हम v निकाल लेंगे। आगे स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट हॉरिजॉन्टली। तो बुलेट की स्पीड निकाल के देनी है, v2 निकाल के देना है। तो पहले हम ब्लॉक की स्पीड ले लेंगे, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से बुलेट की स्पीड, अभी आपने प्रैक्टिस कर ही लिया था ऐसा प्रॉब्लम, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले v की वैल्यू √2gh, तो √2 g की जगह 10, h की जगह 0.1, तो आंसर आ गया √2। अब मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, दूसरे का हो गया 0, इसका फाइनल मोमेंटम हो गया 10 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक है, तो 2 kg इंटू वी विच इज √2 प्लस अब बुलेट की बारी। तो बुलेट का मोमेंटम हो गया 0.01 v2, 2√2 फिर से आ गया। अब अभी जो मैंने आपको कराया था उसमें बस इतना सा अंतर था, यहाँ 5 था, ठीक है ना। आई थिंक वैल्यू भी ध्यान होनी चाहिए अभी। तो 4 माइनस 2√2 करेंगे तो 4 माइनस ये हो गया अपना 2.8, तो 4 माइनस 2.8 करते ही ये रिजल्ट बचा 1.2, 0.01 v2। तो v2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 120 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से बुलेट इमर्ज आउट होगी, और इस बेसिस पर हमारा राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं।
नीट 2018 का प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। प्रॉब्लम कह रहा है ब्लॉक मूविंग विद ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 4m। तो ये m मास का ब्लॉक है, 4m मास के स्टेशनरी ब्लॉक से कोलाइड करता है। द लाइटर ब्लॉक, मान लो u की स्पीड से चल रहा है, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये वाला ब्लॉक रेस्ट पर आ जाता है। When the initial velocity of lighter block is v, then value of coefficient of restitution। तो ऐसा आपने किया हुआ है। तो मैंने हर प्रॉब्लम बड़ा सिलेक्टिव रखा है, जैसे बेसिस पर आपके आए हुए हैं वैसे बेसिस पर मैंने पहले आपको करा दी है। तो यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ होती है क्रैश कोर्स के अंदर। हम लोग ऐसे सवालों को प्लान करते हैं कि स्टूडेंट जिस प्रॉब्लम को एग्जाम में फेस करने वाला है वो पहले ही क्लासरूम के अंदर फेस कर ले, कॉन्फिडेंस उसका बूस्टअप हो जाएगा और एग्जाम के अंदर वो प्रॉब्लम को करके आ जाएगा। यही इस क्रैश कोर्स का मेन मीनिंग होता है। चलते हैं आगे। तो ये m v से चल रहा था, ये रेस्ट पर था हमारा, ये टक्कर खाने के बाद रेस्ट पर आ गया। इसका क्या हुआ 4m, ये मान लो v2 से गया। तो सबसे पहले v2 निकाल लेते हैं। कैसे? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अब देखो आधी कहानी तो मोमेंटम कंजर्वेशन से चल रही है। तो mv प्लस 0 0 4mv2। तो v2 आ गया हमारे पास v/4। अब रेस्टिट्यूशन चाहिए तो सेपरेशन बाय अप्रोच। सेपरेशन हो गया v2 -0 बाय u, v -0 यानी v2/v। अब v2 कितना दे रखा है v/4, तो ये आ गया 1/4। तो रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1/4 यानी 0.25 हो गई। राइट आंसर हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 19 का प्रॉब्लम ये कह रहा है बॉडी ए ऑफ मास 4m। तो ये रही कोई ए वाली बॉडी है जिसका मास 4m है, मूविंग विद स्पीड u, ये u स्पीड से चल रही है, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। ये 2m की बॉडी है, रेस्ट पर है। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। तो इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक है, हमें क्वेश्चन में दे दिया उसने, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है आफ्टर द कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज। तो बताओ कोलाइडिंग बॉडी कितनी एनर्जी लॉस कर रही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड। तो फ्रैक्शन लॉस इन कोलाइडिंग, फ्रैक्शन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी। तो अब यहां काम आता है फॉर्मूला। तो अगर आपको ये याद है तो लगा दो, नहीं याद है तो फिर क्या करोगे? नहीं याद है तो फिर यार आपको पहले v1 निकालने पड़ेंगे, फिर v2 निकालना पड़ेगा, फिर इसका फ्रैक्शन लॉस निकालना है तो इसकी इनिशियल माइनस इसकी फाइनल बाय इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा। कितना लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए रिजल्ट्स पता होने जरूरी है। तो 1 - m1 - m2 बाय m1 + m2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। m1 - m2 तो 4m - 2m, तो ये हो गया 2m बाय 6m का होल स्क्वायर, 1/3 यानी 8/9 आ गया। तो 8/9 फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी ये लूज कर देगा। ये इतनी स्पीड से हमारे पास इसलिए आया, पहले से रिजल्ट हमारा प्लान था, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2019 का एक और प्रॉब्लम ये कह रहा है ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी दिस मच सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस whose masses are in the ratio 1:5। तो इसका मास m ले लेते हैं, ये 5m हो गया, टोटल 6m हो गया, ठीक है ना। द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी दिस मच, वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, काम खत्म। तो लगा लेते हैं। तो 6m टाइम्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 i कैप 25 j कैप -12 k कैप। अब फाइनल मोमेंटम, तो स्मॉलर वाले की वेलोसिटी हमें ये दे रखी है, मास उसका हो गया m, वेलोसिटी होगी 100 i कैप 35 j कैप 8 k कैप, और लार्जर फ्रैगमेंट की वेलोसिटी हमें निकालनी है, मास हो गया 5m और वेलोसिटी v2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए, पहले तो m उड़ा दो और इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट करो। तो ये हो गया 120 - 100 यानी 20 i कैप, डायरेक्ट कर लो। 150 - 35, तो 150 - 35 तो 100, हमारे पास 15 बचा, तो 115 j कैप। 72 - 8 -72 + 8, नहीं ये माइनस नहीं होगा, ये आपस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर -72 है, ये भी आकर के इधर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -80 k कैप इक्वल्स टू 5v2। अब 5 से डिवाइड मार दो, तो v2 का वैल्यू मेरे पास आ गया 4i कैप प्लस
5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 जे कैप माइनस 16 के कैप। अब आप राइट आंसर में ला लो, तो 4i प्लस 23 जे माइनस 16 के, तो हमारा राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिर से 2019 का प्रॉब्लम। ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट। ये तो अपना दोस्त है, ठीक है ना। तो 5m वाला पार्टिकल सडनली ब्रेक हो जाता है, तो इनिशियली रेस्ट पर था, 3 फ्रैगमेंट पे ब्रेक होता है, 2 फ्रैगमेंट ऑफ मास m ईच, तो m मास के 2 फ्रैगमेंट मूव्स अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v। तो ये तो हमें पता है कि इसमें क्या होना है, तो mm इधर आ गया, 3m ये हो गया, इसकी स्पीड आप ले लो v डैश, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर v डैश का आंसर आ गया। हमें क्या निकालना है, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगी, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि सारी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके चले जा रहे हैं। सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले v डैश निकालना पड़ेगा, तो 3m v डैश इक्वल्स टू √2mv, तो v डैश की वैल्यू आ गई √2v/3। तो एनर्जी रिलीज्ड की वैल्यू होगी, अब इनिशियली तो रेस्ट पर था, सारी की सारी एनर्जी इनके फॉर्म में मिल गई इसको, ठीक है ना। तो ये आ गया हाफ mv², एक एक की काइनेटिक एनर्जी लिखी, हाफ mv² प्लस हाफ 3m v डैश स्क्वायर, यानी 2v²/9। तो ये भी हो गया इधर 3। सॉल्व कर लेते हैं, तो हाफ mv² मैंने ले लिया कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस यहां पर मेरे पास बचा 2/3, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया 3 2 जा 6 7 8, तो 8/3 ये बना, और इधर से कट के 4/3 mv² आ गया। तो राइट आंसर हो गया एनर्जी रिलीज्ड का हमारा 4/3 mv², फोर्थ वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर, नीट 20 का प्रॉब्लम है। ये बहुत ही घटिया था, ठीक है ना, मतलब बहुत ही घटिया। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है टू पार्टिकल ऑफ मास 5 and 10 kg, तो ये 5 kg का है, ये 10 kg का है, आर अटैच टू 2 एंड्स ऑफ लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। फिर द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल इज, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ। आप बताओ, आप ही बताओ, ऐसा प्रॉब्लम मतलब पूछ करके कर क्या लिया उन्होंने, इससे बढ़िया तो ना ही पूछते, कुछ अच्छा ही पूछ लेते। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी, ये भी लोग गलत करके आगे होंगे, 10/15 × 1, तो ये आ गया हमारा 2/3, ये मीटर में हमारे पास आ रहा है, तो 2/3 मीटर, तो 2/3 मीटर के हिसाब से हम चेक करेंगे तो 66.66 सेंटीमीटर, तो राउंड ऑफ में देना है, 67 सेंटीमीटर हो गया। तो राइट आंसर आप इसका देखोगे फर्स्ट वाला करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर, 21 का। अब 21 में भी इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। 21 के अंदर भी इम्पल्स का, वो रिबाउंडिंग का इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, वही प्रॉब्लम पूछ लिया। तो ये कह रहा है, पढ़ो, बॉल की मास दे रखी है 0.15। अब इसको मैं यहाँ भी करा सकता था, इसको मैं लॉज ऑफ मोशन में भी करा सकता, मैं कहा यहीं करा देते हैं यार, अब यहाँ के लिए फिर नहीं तो प्रॉब्लम नहीं बचता। तो इस ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड टू द सेम हाइट। अब अगर रीबाउंडिंग सेम हाइट पर हो रही है, इस बात का मतलब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से जा रहा है। तो पहले तो स्पीड लिखनी पड़ेगी, वो हो जाएगी √2gh फ्री फॉल, तो √2 g हो गया 10, h तो ये भी 10 है, तो v का वैल्यू आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें चाहिए इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स यानी सडन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसकी वैल्यू हो गई 2mv। सिंप्लीफाई करें, 2 मास कितना है पार्टिकल का 0.15 इंटू 10 इंटू √2 को 1.4 डाल दिया, तो ये मेरे पास आ गया 1.5 इंटू 2.8, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0 15 30 42 यानी 4.2। तो 4.2 हमारे पास आ गया इम्पल्स का वैल्यू, यूनिट तो kg मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड इम्पल्स का यूनिट हो गया ऐसा ही सिस्टम में। तो राइट आंसर अब आप देख सकते हो, उसका राइट आंसर हो गया सेकंड वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको सेंटर ऑफ मास से लेके कोलिजन तक के प्रॉब्लम।
टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं आपको कल मार्क कराऊंगा, क्योंकि टेस्ट एक साथ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का। तो कल जब आप रोटेशनल मोशन करोगे तो लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मिल जाएंगे। आज आप इसकी प्रैक्टिस शीट करना, मैंने उसमें मैच द कॉलम ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो आप उसको ज़रूर करना, ठीक है ना। स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम भी मैंने डाल दिए हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें आप बिल्कुल भी ये मत करना कि नहीं हम ये छोड़ देते हैं, नहीं हम वो छोड़ देते हैं। सारे टॉपिक जो मैंने कवर करे हैं उन टॉपिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तब हम नीट के अंदर अच्छी रैंक अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो खूब मेहनत करो और अच्छे से तैयारी करो, हमें सिलेक्शन लेना है अच्छी रैंक के साथ। थैंक यू सो मच।